लेट्स बिगिन द क्लास टुडे। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना सर। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कल का थोड़ा सा रिविजन करवा दो क्या? कल का थोड़ा सा रिविजन करवा दो क्या? हाँ ऑफ कोर्स सर, हम थोड़ी घर पे पढ़ के आते हैं, हम तो आपके भरोसे आए हैं। हमने आपकी फीस दे दी, अब आप हमको एग्जामेशन लाके दे देना, बस काम खत्म। हमने आपको खरीद लिया है तो आप रिविजन करवा दीजिए, ठीक है? अब तुम ऐसा बोल ही रहे हो तो रिविजन करवाना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों। तो मैंने आपको बोला हम पढ़ने वाले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपके सिलेबस का कितने नंबर का आने वाला है? ये 10 नंबर का आने वाला है। मैंने आपको बोला था सीए इंटर के लेवल पे आप कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक पढ़ोगे? 5 टॉपिक पढ़ोगे। 5 टॉपिक के नाम आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत अभी नहीं है, चैप्टर खत्म होने के बाद वैसे भी याद हो जाएगा, पर मैं आपको एक बार के लिए बता देता हूं। पहला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये दो कॉन्ट्रैक्ट तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो पहला हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। उसके बाद सर एक है बेलमेंट और दूसरा है प्लेज। ये दोनों अपना यूनिट 2 है, दूसरा यूनिट है जो अपन बाद में पढ़ेंगे। और तीसरा अपन एजेंसी का है, एजेंट वाला है, जो अपन पढ़ेंगे लास्ट में। तो ये 3 यूनिट है सर, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। हमने कौन सा यूनिट शुरू किया था? कल हमने यूनिट 2 शुरू किया था, बेलमेंट और प्लेज के बारे में, करेक्ट? कल अपन ने बेलमेंट और प्लेज के बारे में शुरू किया था, करेक्ट? अरे क्या सर, नहीं सर, हमने शुरू किया था इंडेमनिटी और गारंटी। हाँ हाँ ठीक है, पता है इंडेमनिटी और गारंटी शुरू किया था। क्या तुम लोगों को हल्का सा भी याद है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? हाँ सर, हल्का सा ही याद है। आप टेंशन मतलब हल्का सा ही याद है, भारी भारी ज्यादा कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, भाई आया है पढ़ा के जाएगा। काम क्या अपना, तुमको पढ़ा के जाना तो पढ़ा के जाएंगे, याद करवा के जाएंगे। वापस से मेरी बात सुनना, कल के क्लास में नहीं भी सुने हो तो आज सुनना, कुछ ना कुछ तो समझ आ ही जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है बताओ? सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे एक पर्सन जो है किसी और पर्सन को प्रॉमिस करता है। कीवर्ड क्या है? प्रॉमिस। क्या प्रॉमिस करता है कि भाई तेरे को कल को अगर कोई लॉस होगा ना, किस वजह से लॉस होगा? लॉस या तो प्रॉमिस ही खुद की वजह से भी हो सकता है या फिर किसी और पर्सन की वजह से भी हो सकता है। जो भी लॉस होगा ना वो मैं तेरे को क्या करूंगा? कॉम्पनसेट करूंगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में बेसिकली आपने प्रॉमिस। गुरनीत मेरे को छेड़ रहा है, ओ हो। बोले सर क्या गलत बोल रहे हो? बेलमेंट प्लेज नहीं शुरू किया था सर अपन ने तो एजेंसी शुरू किया था। आओ मिलो क्लास में, बताते हैं तुमको। इस बार घर से चाकू लेके आ रहे हैं, चाकू। समझ रहे हो ना? नालायक कहीं के। सुनो, तो तो आप क्या करने वाले हो? आप किसी और को सेव कर रहे हो लॉसेस से या कॉम्पेंसेट कर रहे हो लॉसेस से, तो उसको क्या कहते हैं? प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट द लॉसेस और सेव फ्रॉम द लॉसेस विच इज कॉज्ड बाय एनी अदर पर्सन। ये क्या हो गया सर? ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो गया। अब आपको मैंने बोला था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी दो तरीके से बन सकता है, या तो एक्सप्रेस भी हो सकता है या फिर इंप्लाइड भी हो सकता है, दोनों का मतलब आपको पता है। उसके बाद मैंने बोला था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के लिए कुछ एसेंशियल चीजें हैं, और ये एसेंशियल वही है जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी एसेंशियल होता है। जैसे कि ऑफर एंड अग्रीमेंट होना, लीगल एनफोर्सेबिलिटी होना, आपका इंटेंशन होना चाहिए उसको लीगली एनफोर्स करने का, कंसिडरेशन होना, फ्री कंसेंट होना, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना। और उसके बाद बोलो ना यार, यार सुनो ना मेरे को। मिलिंद पागल? अच्छा वो मिलिंद बोल रहे हैं इसके लिए, गुरनीत के लिए बोल रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। सुनो मेरी बात, सुनो 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 दोस्तों। सर सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूं बताओ। एसेंशियल क्या होता है? ऑफर एंड अग्रीमेंट होता है, उस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है, वैलिड ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्लिगेशन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जो आप अग्रीमेंट कर रहे हो वो एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए। एक्सप्रेसली वॉइड मतलब जैसे आपका रिस्ट्रेन टू ट्रेड या रिस्ट्रेन टू मैरिज था। और उसके अलावा जो टर्म्स होते हैं अग्रीमेंट के वो वेग नहीं होने चाहिए, एकदम क्लियर होने चाहिए। तब जाके क्या मिला, तब जाके क्या माना जाएगा? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सुनोगे क्या? मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो दोस्तों। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? मैंने आपको बोला था कि अगर एक पर्सन जो है वो किसी और पर्सन को प्रॉमिस करता है कि तू टेंशन मत ले, तेरे को कोई भी लॉस होगा तो मैं कॉम्पेंसेट करूंगा। तो लॉस में कौन कौन से लॉसेस कॉम्पेंसेट करते हो सर? मैंने आपको बताया था 3 तरह के कॉस्ट को कॉम्पेंसेट करते हो। सीडीएस, पहला कॉस्ट, जो भी आपने कॉस्ट इनकर किया, अगर सामने वाले पे सूट लाने के लिए या सामने वाले पे केस फाइल करने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर किया वो भी आप कॉम्पेंसेट करोगे। दूसरा कोई डैमेजेस अगर हुआ है तो वो भी कॉम्पेंसेट करोगे। और तीसरा अगर कोई सम
खर्चा हुआ है सेटलमेंट करने के लिए, तो वो भी आप कॉम्पेंसेट करके दोगे। पर इसमें हमारी दो शर्त है कि एक तो जो मैंने बोला था, जो प्रॉमिसर ने बोला था, प्रॉमिसर ने जो भी चीजें बोली थी वो सारी बात आपने मानी है, और दूसरा आपने एक प्रूडेंट इंसान के हिसाब से, एक रैशनल इंसान के हिसाब से, एक लॉजिकल इंसान के हिसाब से काम किया है, रैंडमली कुछ भी काम नहीं किया है। ये सारे कंडीशन अगर मीट होते हैं तब जाके कॉस्ट का, डैमेजेस का, सेटलमेंट का सबका पैसा देगा तेरा प्रॉमिसर। सबका पैसा कौन देगा? प्रॉमिसर देगा। टाइम निकाल करके मिर्जापुर, ये मिर्जापुर क्या बोल रहा हूँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर देख के आना, ठीक है? मजा आएगी तुमको जब आओगे ना ट्रेन में इधर से उधर। लेक्चर मत देखते बैठना पागल जैसा, ठीक है? बहुत टाइम है अभी एग्जाम को, इधर देख लो, बड़ी बात है। आते वक्त ट्रैवलिंग में ना गैंग्स ऑफ वासेपुर देख के आना। क्या बात कर रहे हो सर, हम आपको लग रहा है हम लेक्चर देखेंगे? हमारी शक्ल देख के आपको लगता है लेक्चर देखेंगे? हाँ, कुछ लोग होंगे पक्का। लेक्चर मत देखना, कुछ अच्छी सी मूवी देख करके आना रास्ते में, ठीक है? सुनो सर, उसके बाद मैंने क्या कहा, ये मैंने कहा बेसिक चीजें, आपको ये सारी चीजें देखने के बाद आपको अपने पैसे मिल जाते हैं। अब सर उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी खत्म कर दिया था और हम आ गए थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जो आपका फेवरेट कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें क्या होता है, अगर मिस्टर बी ने ए को लोन दिया, क्यों लोन दिया? क्योंकि सी ने बी को गारंटी दी थी, तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बन जाता है, जहां पे बी क्या हो गया, क्रेडिटर, ए क्या हो गया, प्रिंसिपल डेटर, और सी क्या हो गया, श्योरिटी। इसमें मैंने बोला था तीन कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन जो बी ने ए को दिया है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो सी ने बी को दिया है, और एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है ए और सी के बीच में, कि अगर कल को सी को कोई भी लॉस होगा ना, तो सी को जो लॉस है वो ए कॉम्पेंसेट करके देगा। सर ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टी और तीन कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद सर मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के एसेंशियल्स क्या क्या है, क्या क्या चीजें एसेंशियल हैं, इनको याद रखने की जरूरत है क्या सर? चलो आज कोशिश करते हैं याद रखने की, कुछ अच्छा सा बना भी लेते हैं। मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया था, शिवम का, तो वैसा कुछ अपन शॉर्टकट बना लेते हैं। एक बार पहले लॉ में जो लाइन से लिखा हुआ है उसको याद करते हैं। सबसे पहला, अगर आप बोल रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनाना है तो क्या क्या चीजें एसेंशियल है, तो मैंने बोला प्रिंसिपल डेट का होना बहुत एसेंशियल है। प्रिंसिपल डेट का होना मतलब क्या, इसी से रिलेटेड पॉइंट एक आता है, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी होना बहुत जरूरी है। बिना लाइबिलिटी के आप किसी चीज को गारंटी नहीं दे सकते। उसके बाद मैंने बोला बेटा कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन पे थोड़ा और बात करते हैं। सर यहाँ पे पी के लिए कंसिडरेशन क्या है? पी के लिए कंसिडरेशन ये है कि उसको एडिशनल सिक्योरिटी मिल रही है, उसको एक और गारंटर मिल रहा है। पर सी के लिए कंसिडरेशन क्या है? सी के लिए दो कंसिडरेशन हो सकता है, या तो सी को कोई कमीशन मिल रहा है, कमीशन कौन देगा, या तो ए देगा, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि सी का कंसिडरेशन क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट मतलब क्या, अगर सी के गारंटी देने के वजह से बी ने ए को लोन दिया, तो सिर्फ वो जो लोन दिया ना वही सी का कंसिडरेशन माना जाएगा, कि अगर सी ना होता तो ना वो लोन देता, तो सर इसको क्या कहते हैं, कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन माना जाएगा। इसमें मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि समझो अगर अगर एसबीआई ने मुकेश अंबानी को लोन दे दिया, लोन जो है वो 6 महीने बाद रीपेबल था, 6 महीने के बाद उसने बोला नहीं रीपे कर पाऊंगा, 1 साल का एक्सटेंशन चाहिए, तो एसबीआई मना कर रहा था। पर एसबीआई बोला अगर एक्सटेंशन चाहिए ना, एक काम कर, मेरे को अडानी से सिक्योरिटी ला करके दे, तभी मैं तेरे को 1 साल का एक्सटेंशन दूंगा। तो अगर इस केस में अडानी आके सिक्योरिटी देता है और वो सिक्योरिटी की वजह से 1 लाख का 1 साल का एक्सटेंशन मिलता है ना, तो हम क्या बोलेंगे, ये वैलिड कंसिडरेशन है, अडानी को वैलिड कंसिडरेशन मिल गया। पर सर अगर मुकेश अंबानी ने एसबीआई से लोन ले रखा था और उसके बाद बीच में अडानी ऐसे ही घुस करके बिना किसी रीजन के अगर उसने गारंटी दे दी, क्या ये गारंटी वैलिड मानी जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, ये गारंटी वैलिड नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, यहाँ पे कोई फायदा ही नहीं हुआ, मुकेश अंबानी का भी फायदा नहीं हुआ, अडानी का भी फायदा नहीं हुआ, तो इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं माना जाएगा। तो सर कंसिडरेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके बाद मैंने आपको बोला कोई मिस रिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मिस रिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट। दोस्तों दोस्तों मिस रिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट मतलब, याद करो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैंने किसी को अपने दुकान में रखा था अकाउंट संभालने के लिए, कैश संभालने के लिए, उसने अगर कैश संभालने में कोई गलती कर दी, अगर मैं बोलूंगा ला करके मेरे को किसी का गारंटी दो, पर जिसका गारंटी तुम ला के दे रहे हो ना उसको पूरा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो और सारी चीजें सही सही बताना। अगर तुमने कुछ भी गलत बताया,
अगर तुमने कुछ भी झूठ बोला तो फिर आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। उसके बाद सर वो राइटिंग में भी हो सकता है या फिर ओरल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी हो सकता है। एंड लास्ट, अगर को श्योरिटीज के ज्वाइन होने की बात की हुई थी ना, तो को श्योरिटीज के ज्वाइन होने पे ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। सर अगर आपने प्रॉमिस किया था कि को श्योरिटीज आएंगे और अगर को श्योरिटीज आए तो ही वैलिड होगा, लास्ट मोमेंट पे अगर को श्योरिटीज मना कर देते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। को श्योरिटीज का प्रोविजन आज हम और डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, द BFFs कियारा वियारा याद रहता है तुमको अच्छे से? सर आप समझे क्या? डिड यू अंडरस्टैंड? सर अब ये 6 पॉइंट को याद करने का क्या तरीका है? 6 पॉइंट को याद करने का तरीका है PCM, ठीक है, और ये M हो गया, ठीक है, PCM। और चलो इसको मैं जो है जो भी बना करके आपको लिखवा दूंगा, वो टेंशन मत लो, तुम अभी याद कर लो। मेरी बात आपको समझ आई क्या सर? क्या आपको ये बात समझ आई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एसेंशियल्स क्या क्या होता है? और उसके बाद हमने पढ़ा था सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो होता है ना, वो दो तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक होता है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और एक कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सर स्पेसिफिक मतलब क्या? स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मतलब एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो एक सिंगल डेट के लिए या स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी है, मतलब एकदम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी है, वो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं होता है। कंटिन्यूइंग मतलब क्या? एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए या फिर एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आपने गारंटी दे रखा है तो उसको कंटिन्यूइंग गारंटी माना जाएगा। मैंने आपको दो एग्जांपल दिया था, अगर मेरी मेड है और मैंने मेरे किराना दुकान में फोन किया और मैंने बोला मेड को 5 किलो चावल दे दो, 1 महीने बाद पेमेंट कर देगी, तो ये एकदम स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें स्पेसिफिक गारंटी दिया हुआ है। मैंने ये गारंटी दिया कि तुम उसको दे दो चावल, हर दिन दे दो, हर महीने दे दो, कोई टेंशन नहीं है, किसी महीने अगर डिफॉल्ट करेगी तो मैं देख लूंगा, तो उसको कंटिन्यूइंग गारंटी कहते हैं। सर कंटिन्यूइंग गारंटी का आपको एक और एग्जांपल दूं अच्छा सा? हाँ सर सुनो, सर नीरव मोदी है। नीरव मोदी कौन है? बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा इंसान है, उसके पास बहुत सारे इंडिया में प्रॉपर्टीज हैं। अभी सर इंडिया में इतने सारे प्रॉपर्टीज हैं कि उसने सारे प्रॉपर्टीज को रेंट पे दे रखा है, मतलब वो ने रेंट पे दे रखा है। और रेंट पे जब आप प्रॉपर्टीज देते हो, मान लो सर 10 प्रॉपर्टी है, 10 अलग अलग प्रॉपर्टी है, रेंट पे दे रखा है, तो रेंट पे अगर दे रखे हो तो रेंट कलेक्ट करना पड़ेगा, आपको भाड़ा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो सर नीरव मोदी ने बोला मैं कहां भाड़ा कलेक्ट करने जाते बैठूंगा। वो मेरे को पूछा शुभम कोई आदमी है क्या यार जो मेरे लिए जाके भाड़ा कलेक्ट करके लाके मेरे को दे दे? मैंने बोला है ना यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने बोला रवि है, मेरे जान पहचान में एक रवि नाम का बंदा है, मस्त बंदा है, कोई चोरी वोरी नहीं करेगा, ऐसा मैंने बोला। अभी वो करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है, पर सर अभी मैंने बोला कि रवि का टेंशन मत लो, वो चोरी नहीं करेगा। पर नीरव मोदी ने बोला यार मैं रवि पे कैसे भरोसा करूं, कल को अगर किसी लोगों से रेंट कलेक्ट करके टोटल रेंट आया 1 लाख रुपए का, तो लेके भग गया तो? मैंने बोला यार नीरव टेंशन क्यों ले रहा है, अपना बंदा है, मैं गारंटी देता हूं ना इसकी, अगर कल को रवि पैसे लेके भग जाएगा तो मैं हूं, टेंशन क्यों ले रहा है, बिल्कुल टेंशन मत ले। तो सर ये जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किया जिसमें मैंने नीरव मोदी को गारंटी दिया कि नीरव मोदी टेंशन मत ले, रवि जो है ना कहीं नहीं भगेगा, ये सर स्पेसिफिक गारंटी है कि कंटिन्यूइंग गारंटी है? सर ये तो कंटिन्यूइंग गारंटी है, क्योंकि हर साल रवि पैसा लेगा और लाके नीरव मोदी को देगा, जिस दिन पैसा लेके भग गया उस दिन मेरी गारंटी जो है इनवोक हो जाएगी, उस दिन मेरे को नीरव मोदी को पैसा देना पड़ जाएगा। पर जब तक वो लेके नहीं भागता तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या गारंटी हो गई दोस्तों? ये हो गई कंटिन्यूइंग गारंटी। क्या हो गई? कंटिन्यूइंग गारंटी। बताओ याद रहा? समझे सर? पक्का? क्या बोला मैंने? नीरव मोदी ने एक बंदे को अपॉइंट किया जो जाके नीरव मोदी के बिहाफ में रेंट कलेक्ट करेगा और ला करके नीरव मोदी को दे देगा। सर आजकल के जमाने में रेलेवेंट नहीं है ये सब एग्जाम्पल, क्योंकि आजकल तो यूपीआई का जमाना हो गया, रेंट आया कि नहीं तुम यूपीआई कर दो, कोई टेंशन ही नहीं है। इस केस में क्या होगा आप देख लो, इस केस में ये होगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? यस सर। आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़े। यस सर। तो हमने स्पेसिफिक गारंटी और कंटिन्यूइंग गारंटी पढ़ा, उसके बाद लास्ट हमने कल कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बीच में डिफरेंस पढ़ा। सर कुछ मेजर मेजर डिफरेंस डिस्कस कर लू क्या? मेजर मेजर डिफरेंसेस डिस्कस कर ले क्या? हाँ जी सर। सर इसमें 2 पार्टीज होते हैं और इसमें 3 पार्टीज होते हैं, इसमें 2 पार्टीज होते हैं, इसमें 3 पार्टीज होते हैं। और बताओ सर, और बताओ 2 पार्टी का नाम क्या होता है इसमें? इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टी का नाम क्या होता है? क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर और श्योरिटी। ये 3 नाम होते हैं। बताओ याद हुआ क्या? अरे बताओ सर याद हुआ क्या? हाँ सर बिल्कुल याद हुआ। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में लाइबिलिटी कब आती है?
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो इंडेमनीफायर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, जिसने सर, अब मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक दो छोटी बातें और बता दूं। क्या छोटी बात सर? जैसे कि मैंने आपको बताया था, फायर इंश्योरेंस हो गया, मरीन इंश्योरेंस हो गया, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। पर लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर कोई कंटिजेंसी नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस में कोई कंटिजेंसी नहीं है। आपको पता है मरेगा एक दिन, और मरेगा जिस दिन उस दिन पैसे देने पड़ेंगे। तो सर ये तो कोई पॉसिबल लॉस नहीं है ना, ये तो पक्का है लॉस होगा। तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं होता है। उसके बाद मैंने क्या कहा सर आपको? मैं बोल रहा हूं आपको लाइबिलिटी कब आती है या लाइबिलिटी क्या होती है। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो इंडेमनीफायर होता है, मतलब जो प्रोमिसर होता है, उसकी प्राइमरी लाइबिलिटी होती है। प्राइमरी लाइबिलिटी मतलब क्या? अगर नुकसान हुआ तो सबसे पहले उसको पैसा देना पड़ेगा। पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी की सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी लाइबिलिटी जो होती है वो प्रिंसिपल डेटर की होती है। तुम पहले प्रिंसिपल डेटर के पास पैसा मांगने जाओगे, अगर उसने मना कर दिया तो तुम जाकर के श्योरिटी से मांगोगे। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग होता है। सर क्या आपको मेरी बात समझ आई? हाँ सर। सर ये वाला जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है ना, इसमें इंडेमनिटी होल्डर जो है इंडेमनीफायर को रिक्वेस्ट नहीं कर सकता कि भाई गाड़ी ठुक गई है, अभी खर्चा पता नहीं है, तू मेरे को एक बार के लिए पैसा दे दे। बिल्कुल भी नहीं। तुम पहले पूरा एब्सोल्यूट करोगे, पैसों को डिसाइड करोगे, पूरा सर्टेन हो जाओगे, और उसके बाद ही पैसा देना पड़ेगा। पर यहां कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ना, जो श्योरिटी होता है ना, वो प्रिंसिपल डेटर के रिक्वेस्ट पे काम करता है। जैसे मैंने मुकेश अंबानी और अडानी वाला एग्जांपल दिया। अगर मुकेश अंबानी ने एसबीआई से लोन लिया 100 करोड़ का, और फिर मना कर दिया, बोले भाई मैं नहीं रीपे कर पाऊंगा, अडानी तू जरा रीपे कर दे, तो अडानी को रीपे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि श्योरिटी जो है वो प्रिंसिपल डेटर की कहने पे बात सुनता है। तो यहां पे जो है उसको एक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सर अगर मैं बात करूं थर्ड पार्टी के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में याद रखना, जो इंडेमनीफायर होता है वो किसी थर्ड पार्टी को सू नहीं कर सकता। थर्ड पार्टी को सू नहीं कर सकता, थर्ड पार्टी को केस नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज देर इज नो प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब सर नो प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का कोई ब्रीच हो गया, तो सर ए जा सकता है कोर्ट में, या बी जा सकता है कोर्ट में। पर क्या मिस्टर एक्स, जिसका इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्या वो जा सकता है कोर्ट में ये बोल के कि भैया बी ने ब्रीच कर दिया? नहीं सर, मिस्टर एक्स नहीं जा सकता, बिकॉज मिस्टर एक्स इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। उसका उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। तो अगर मिस्टर एक्स पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो वो क्यों जाके केस करेगा? तो यहां पे हम बोलते हैं मिस्टर एक्स हैज नो प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या? उस कॉन्ट्रैक्ट में उसका कोई लेना देना नहीं है। तो उसी तरीके से सर इंडेमनीफाइड जो है ना, वो जाके थर्ड पार्टी को केस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो थर्ड पार्टी था मिस्टर एक्स, और जो इंश्योरेंस कंपनी था, उन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। पर यहां पे जब एसबीआई ने मुकेश अंबानी को लोन दिया, मुकेश अंबानी ने किया डिफॉल्ट, और उस लोन को अडानी को रीपे करना पड़ गया, तो अडानी जाकर के मुकेश अंबानी पे केस कर सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उसी से रिकवर करेगा ना, और कहां जाएगा। उसके अलावा सर एक लास्ट पॉइंट था कि यहां पे जो भी पार्टीज होते हैं वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पर यहां पे अगर आपका प्रिंसिपल डेटर कॉम्पिटेंट नहीं है, अगर आपका प्रिंसिपल डेटर कॉम्पिटेंट नहीं है, मतलब माइनर भी अगर होगा, तो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होगी। क्योंकि याद करो, मैंने आपको बोला था, जब पी ए को लोन देता है और सी गारंटी देता है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है सी और बी के बीच में, तो इन दोनों का मेजर होना और साउंड माइंड का होना जरूरी है। मतलब कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, ए का कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी नहीं है। पर याद रखना, आप इसको लोन दे रहे हो, वो अपने आप में एक रिस्क है। पर सर ये एक बस थियोरेटिकल पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए श्योरिटी का और क्रेडिटर का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। अगर आपका जो प्रिंसिपल डेटर है वो माइनर भी होगा, तो काम चल जाएगा। सर ये पूरी चीजें हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। 2 घंटे के कॉन्सेप्ट को 15 मिनट में रिवाइज किया। ऐसा ही होता है। कि आपको मेरी बात समझ आई? सर घर जाके पढ़ाई करे थे कि नहीं नालायक लोग? घर जाके पढ़ाई करी थी कि नहीं तुम लोगों ने? बोलो। बोलो बोलो, घर जाके पढ़ाई की थी कि नहीं तुम लोगों ने? सर आगे बढ़े।
शिवम कह रहे हैं नोट्स लिख के रिवाइज कर लिया। वेरी गुड शिवम, 10 मार्क को अपने पॉकेट में डालने के रास्ते में हो तुम। बहुत बढ़िया वीर, तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। अब मेरी बात सुनो दोस्तों, सुनोगे क्या मेरी बात, बताओ पक्का सर, सुनोगे क्या मेरी बात? हाँ जी चलो सर, आज की क्लास में सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दोस्त, सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट। पहला, श्योरिटी की लाइबिलिटी क्या होती है। हम तीनों कॉन्सेप्ट श्योरिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। श्योरिटी, श्योरिटी कौन सर? जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जिसने श्योरिटी दे रखी है उसकी लाइबिलिटी क्या होती है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो डिस्चार्ज कब होता है, क्या होता है, कब होता है वो अपन समझेंगे। डिस्चार्ज मतलब क्या, खत्म कब हो जाता है। और तीसरा, आपके श्योरिटी की राइट्स क्या क्या है सर, उसके लाइबिलिटीज क्या क्या है और उसके राइट्स क्या क्या है, और डिस्चार्ज कब हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बस ये तीनों चीजें पढ़ेंगे आज, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्लास मम हो जाएगी। फिर उसके बाद मम हो जाएगी भाई क्लास। मेरी बात ध्यान से सुनना, सुनो सर। सबसे पहले बात करते हैं लाइबिलिटीज के बारे में। पहले बात करते हैं लाइबिलिटीज के बारे में। श्योरिटी की लाइबिलिटी क्या होती है सर? श्योरिटी मतलब कौन, आ जाओ एक मेन एग्जांपल पकड़ लेते हैं। एसबीआई ने अगर मुक्कू भाई को दिया लोन, मुक्कू भाई को क्या दिया, लोन, और उस लोन के लिए अडानी ने गारंटी दी है, तो अडानी क्या हो गया, अडानी हो गया श्योरिटी, और एसबीआई क्या हो गया, क्रेडिटर। सर बच्चे थोड़ी है, याद हो गया ना सर ये चीज? अरे तो थोड़ा हाँ 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 मारो ना चैट में। मुंह में दही जमा के बैठे हो, हाथ में चूड़ी पहन के बैठे हो, सुनो मेरी बात, नालायक हो सुनो। सर मुकेश अंबानी जो है, मुकेश अंबानी जो है वो प्रिंसिपल डेटर हो गया, एसबीआई क्रेडिटर हो गया, और अडानी क्या हो गया, श्योरिटी। तो सवाल ये है कि श्योरिटी की लाइबिलिटी क्या है। श्योरिटी की लाइबिलिटी क्या है? क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विथ दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर है। सर बोलने को तो आप कुछ भी बोल सकते हो, पर मेरे को क्या समझाइए सर? मैंने क्या लिखा है, ये लाइन 2 बार पढ़ोगे, कसम है तुमको, तुम्हारे एग्जाम की 2 बार पढ़ोगे। जोर से मुंह से बोलो अपने, क्या लिखा है मैंने? लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी दिख रहा है लेकिन लिखा मैंने लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विथ द प्रिंसिपल दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। एक बार और पढ़ेंगे, क्यों कसम खाई अपन ने, एक बार और पढ़ो। लाइबिलिटी ऑफ द, अबे हटना फालतू, सुनो। लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। क्या मतलब सर? मतलब सर सिंपल हिंदी में बोलो तो जितना मुकेश अंबानी पैसा देने के लिए लायबल है उतनी ही तो श्योरिटी की लाइबिलिटी होगी ना। मतलब क्या सर, अगर मुकेश अंबानी ने 100 करोड़ का लोन लिया और 100 करोड़ का लोन रीपे नहीं कर पाया, तो अडानी कितना रुपए देने के लिए लायबल होगा? सर अडानी भी कितना देने के लिए लायबल होगा? 100 करोड़ रुपए देने के लिए ही लायबल होगा। पर सर मेरे को एक बात बताओ, सर मुकेश अंबानी ने 100 करोड़ का लोन लिया था, वो 100 करोड़ के लोन में 50 करोड़ रीपे हो चुका है। 100 करोड़ के लोन में नहीं 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 नहीं, नहीं लगेगा, सॉरी गाइस। सुनो, चाय, गरम गरम चाय, घर के फायदे, घर के फायदे, गरम गरम चाय हाथ में देके जाते हैं। अपना श्री क्या रख के चला जाता है टेबल के नीचे, फिर बोले सर आपने पिया नहीं, आपने देखा नहीं क्या? ओके, सुनो मेरी बात, सुनो सर, सर दोस्तों सुनो ना, सुनो ना, सुनो। क्या बोला मैंने? मैंने बोला अगर मुकेश अंबानी ने 100 करोड़ में से 50 करोड़ पे कर दिया था, बचा कितना? बचा 50 करोड़। मेरे को बताओ 50 करोड़ अगर बचा है तो हमारा अडानी का लाइबिलिटी कितना होगा? सर जितना बचा है उतना होगा, 50 करोड़ की लाइबिलिटी होगी। पर सर सोचो, ये 50 करोड़ रुपए पे, सुनना ध्यान से, अगर ये 50 करोड़ रुपए में और 10 करोड़ रीपे करना है, वो 10 करोड़ इंटरेस्ट का है। इतने का इंटरेस्ट का मतलब जो आपने 100 करोड़ का लोन लिया था उसमें 10 करोड़ का इंटरेस्ट लग गया। अब टोटल कितना पे करना है? 60 करोड़ पे करना है। मेरे को बताओ उस केस में अडानी की लाइबिलिटी कितनी होगी? 50 करोड़ की 60 करोड़? सर आपको रीपे कितना करना है? 50 करोड़ प्रिंसिपल के तरफ और 10 करोड़ इंटरेस्ट के तरफ। तो मेरे को ये बताओ अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो अडानी की लाइबिलिटी कितनी होगी? सर वापस से ये लाइन पढ़ो, लाइबिलिटी ऑफ अडानी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ मुकेश अंबानी। मतलब मुकेश अंबानी को 50 करोड़ देना है तो अडानी 50 करोड़ देगा, मुकेश अंबानी को 60 करोड़ देना है तो अडानी 60 करोड़ देगा। तो यहां पे सर आंसर हो जाएगा 60 करोड़। मतलब वो जो इंटरेस्ट का पैसा है ना वो भी मुकेश अंबानी को देना है, और मुकेश अंबानी को देना है मतलब अडानी को देना है, तो अडानी जो है 60 करोड़ रुपीस देने के लिए लायबल हो जाएगा। इट कैन बी को एक्सटेंसिव।
सर अगर आप चाहो ना तो आप कॉन्ट्रैक्ट करके जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है ना, श्योरिटी की जो लाइबिलिटी है उसको प्रिंसिपल डेटर से कम कर सकते हो। मतलब क्या, मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर लिए और बोले कि अगर मुकेश अंबानी 100 करोड़ देने के लिए लायबल है ना, तो हमारा अडानी जो है ना वो 80% सिर्फ देने के लिए लायबल है। मतलब क्या, मुकेश अंबानी कितनी गारंटी ले रहे हो, 80% का गारंटी ले रहे हो, ऐसा हो सकता है। 80% का गारंटी मतलब क्या, एसबीआई लोन दे दे 100 करोड़ का, अगर कल को अडानी रीपे नहीं करेगा ना तो 80% की तो गारंटी मैं लेता हूं, 80% मैं तेरे को पे कर दूंगा, 20% का तो रिस्क ले ले तू। तो इस तरह की भी गारंटी हो सकती है। मतलब तुम अगर चाहो ना तो कॉन्ट्रैक्ट में लिख करके श्योरिटी की लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर से कम कर सकते हो, पर कभी बढ़ा नहीं सकते। तुम कभी बढ़ा नहीं सकते। जितना लाइबिलिटी आपके मुकेश अंबानी का है उतना ही लाइबिलिटी अडानी का रहेगा। चाहो तो कम कर सकते हो पर बढ़ा नहीं सकते। क्या आपको मेरी बात समझ आई? रवि का फेवरेट नंबर बोले सर 69। अरे यार, राम 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 राम, घर में है निकाल देंगे। कैसी हरकतें करते हो यार, तुम लोग कहां से आए हो? हाँ, छी यार, ये सब कहां से सीख के आते हो यार, गंदी गंदी बातें। छी। चलो सर, अब सर मेरे को एक बात बताओ, एक सिंपल सा बात बताओ। मैंने बोला कि जितनी प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी होती है उतनी ही आपके श्योरिटी की भी लाइबिलिटी होती है। मुकेश अंबानी को लोन दिया गया 100 करोड़ का, ठीक है। 100 करोड़ के लोन के पीछे इंटरेस्ट लगा 10 करोड़ का, टोटल कितना हो गया, 110 करोड़। तो उसमें से सर 100 करोड़ जो है मुकेश अंबानी ने रीपे कर दिया, पैसा वापस लौटा दिया। जो बचा हुआ 10 करोड़ है ना वो पे नहीं कर पा रहा था, तो एसबीआई ने क्या किया, वो पैसे वेव ऑफ कर दिए, मतलब माफ कर दिए। बोले मुकेश अंबानी कोई बात नहीं, तेरे को देने की जरूरत नहीं है, तेरे को हम माफ कर रहे हैं। तो सर मेरे को एक बात बताओ, माफ करने के बाद अडानी ने ना पहले से गारंटी देके रखी थी कि अगर मुकेश अंबानी नहीं देगा तो मैं दूंगा। आपने ये 10 करोड़ रुपए मुकेश अंबानी के लिए माफ कर दिए, अब क्या तुम इसको अडानी से रिकवर कर सकते हो? क्या तुम अडानी से रिकवर कर सकते हो? नहीं सर। जहां पे मुकेश अंबानी को पैसे नहीं दे रहे हैं वहां पे श्योरिटी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। बिकॉज द ओनली लाइन दैट यू नीड टू रिमेंबर इज द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर से प्रिंसिपल डेटर के साथ साथ जो लाइबिलिटी आपकी उतनी रहेगी। अगर आपके प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी कम होती है तो आपकी भी कम हो जाएगी, और अगर प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो आपकी भी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। सर ये पूरा लाइबिलिटीज की बात थी। लाइबिलिटीज इज को एक्सटेंसिव विथ दैट ऑफ श्योरिटी। क्या ये याद रख पाओगे तुम? क्या तुम अपनी जिंदगी में एक लाइन याद रखने के लिए तैयार हो? ऐसा तो नहीं है भाई, एक ही तो लाइन है। तुम सोचो ना तुम लोग क्या क्या करके आए हो। अगर मैं तुमको पूछूं, मान लो अगर मैं सेक्शन में मैं अगर स्क्रीन पे रैंडमली लिख दूं कि भैया मेरे को सेक्शन 92 बताओ, मेरे को सेक्शन 118 बताओ, मेरे को सेक्शन 16 बताओ, मेरे को सेक्शन 19 बताओ और मेरे को सेक्शन 26 बताओ, तो तुम लोग तो बता लोगे ना? बता लोगे कि नहीं सर? अगर ये 5 सेक्शन में अगर रैंडमली लिख दूं आपके लिए तो क्या तुम मेरे को बता पाओगे कि नहीं? क्या है सर सेक्शन 92? बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, क्लास में आना रे, ये पढ़ के आना रे, वरना वापस घर जाना रे। समझ रहे हैं ना रे? क्या 92? एनुअल रिटर्न 118। जल्दी जल्दी रे, तुम लोग 3G स्पीड पे मत चलो, मेरे सामने 5G का जमाना है। जल्दी जल्दी बता देंगे, नहीं गुरनीत मुंह खोलो। सर 118 मिनट्स। सेक्शन 16 रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम 19। ये तुम, अभी तो तुम ये नहीं कर पाओगे। ही ही तो अभी तो लिखना पड़ेगा। अब लिख के बताओ सेक्शन 19 क्या था जरा, ढंग से लिख के बताओ इंसानों जैसे। हम्म। दोस्तों 26 मैटर्स टू बी स्टेटेड इन अ प्रोस्पेक्टस। एक लास्ट 76 क्या है? 76 क्या है? आप लोगों के लिए एक जेंटल रिमाइंडर ये है कि 2 नवंबर को आपकी जिंदगी में 3 चैप्टर के टेस्ट हैं। पहला प्रोस्पेक्टस, दूसरा डिपॉजिट
और तीसरा चार्जेस। ये 3 चैप्टर का टेस्ट होने वाला है 2 नवंबर को। कसम से अभी बहुत हो गया मजाक। 2 नवंबर के बाद तुम्हारे जितने मेरे फेस टू फेस और जितने ऑनलाइन वाले बच्चे, सबका हिसाब लूंगा। जिन्होंने टेस्ट नहीं लिया उन लोगों का क्लास कैंसिल कर दिया जाएगा बिना किसी रिफंड के। और मेरे को आप आगे आप लोगों से बात नहीं करना है। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आप मेरे को मैसेज करोगे विद द रीजन कि सर मैं टेस्ट क्यों नहीं दे पा रहा हूं, और वो रीजन अगर एक्सेप्ट होगा तभी तुम टेस्ट नहीं दोगे, वरना थैंक यू फॉर स्टडीइंग विद मी, आई डोंट नीड यू, यू डोंट नीड मी, यू कैन गो एनीवेयर एल्स। बट अगर तुम टेस्ट नहीं दोगे, अगर आलस खाओगे, तो ये 3 चैप्टर आपके हाथ से निकल जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, 2 नवंबर को टेस्ट है, पढ़ करके आ जाना, वरना मत आना। और जब नहीं आओगे तो कसम से फेस टू फेस वाले तुम लोगों को तो मैं बहुत आसानी से पकड़ सकता हूं, ऑनलाइन वाले तुम लोगों का ये जो टेस्ट होगा ये चेक होगा। ये जो टेस्ट है ये चेक होगा, तो मेरे पास आराम से लिस्ट आ जाएगा कि कौन कौन लोगों ने टेस्ट नहीं लिखा है। और जिन्होंने नहीं लिखा है कृपया करके मुझसे बात करना बंद कर दीजिएगा। ठीक है राकेश, ऑडियो रिवीजन छोड़ो, मैं आपको पूरा का पूरा वीडियो रिवीजन देता हूं, उसी तरीके का है, उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है। डिपॉजिट कैसे नहीं था, पागल हो गया, डिपॉजिट तो था ही, डिविडेंड का बहुत टेस्ट हो गया। ट्रेन में रहूंगा 2 नवंबर को, आपने ट्रेन में पढ़ने मना किया। अब तुम देख लो अलग अलग बहाने, मैं तो एक्सेप्ट नहीं करने वाला। आप लोगों का 3 नवंबर से जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, या तो आपको टेस्ट देना है या फिर एक ढंग का रीजन देना है। ट्रेन में रहूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, आप अपना ट्रैवलिंग प्लान कर लो। अगर तुमने 2 नवंबर को टेस्ट नहीं दिया या रीजन नहीं दिया, आपके क्लासेस कैंसिल कर दिए जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। मैं कौन हो गया प्रोमिसर, आप कौन हो गए प्रोमिसी। तो सर ये मेरा आपसे वादा है कि अगर नहीं दिया टेस्ट तो वादा निभाया जाएगा। ठीक है। तो डिविडेंड अगर मैंने टेलीग्राम पे लिखा था तो वो गलती हो गई, डिपॉजिट का टेस्ट है, डिविडेंड तुम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हो। ठीक है, मैं अभी करेक्शन कर रहा हूं, टेंशन मतलब 4 दिन है अभी भी, 4 दिन अभी भी है। डिविडेंड छोड़ो, डिपॉजिट पढ़ना शुरू करो। डिविडेंड तुमने 2 बार टेस्ट लिख लिया है, बहुत इजी चैप्टर है डिविडेंड, उसका टेस्ट नहीं लिखना है। हम्म। ये वो ये वो हेरा फेरी वाला मीम है ना। अरे इतने में क्या होगा रे बाबा, कम से कम 3 साल का तो टाइम देने का। सुनो दोस्तों, रीजन, वैलिड रीजन क्या हो सकता है? मेरी तबीयत खराब थी, मेरा हाथ टूट गया, मेरा पैर टूट गया, मेरी जान निकल गई, ये वैलिड रीजन हो सकता है। मेरे लेक्चर नहीं खत्म किए, मेरा पढ़ के नहीं हुआ, ये कोई वैलिड रीजन नहीं होता। अभी चलो मेरे को क्लास आगे बढ़ाने दो प्लीज, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, सुनो। सुनो, 30 साल का टाइम तो देने का। रोज कसम खा के पढ़ता हूँ, तुम्हारा कसम रह गया, मेरी बात सुनोगे आगे बढ़ने से? सर मैंने आपको बोला था 3 चीजें पढ़ाऊंगा, एक तो लाइबिलिटी पढ़ाऊंगा कि आपके श्योरिटी का लाइबिलिटी क्या होता है, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। दूसरे में पढ़ाऊंगा सर डिस्चार्ज, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। और लास्ट में पढ़ाऊंगा राइट्स, ये भी वापस इंटरेस्टिंग है। मैं अपना थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, 4th गियर में डाल रहा हूँ गाड़ी की, मेरे साथ अपने दिमाग को 4th गियर पे डालो। सारी चीजें बच्चों वाली है, आपको एक बार में समझ आएगी। दोस्तों, अगर एसबीआई ने मुकेश अंबानी को लोन दिया है, और लोन को गारंटी किसने दिया है? अडानी ने दिया है। अडानी ने बनाया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सवाल ये है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का डिस्चार्ज कैसे होता है? डिस्चार्ज मतलब क्या सर? डिस्चार्ज मतलब खत्म कैसे होता है? जैसे आपने चार्ज का एक चैप्टर पढ़ा था, चार्ज में क्या होता है? आप लोन लेते हो और लोन के बदले में कोई सिक्योरिटी देते हो, मतलब आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो। तो जब आप लोन रीपे कर देते हो, या अगर वो सिक्योरिटी रिलीज हो गई, तो उसको क्या कहते हैं? चार्ज का सेटिस्फैक्शन। मतलब आपके चार्ज का अभी चार्ज खत्म हो गया, चार्ज का कोई वैल्यू नहीं रहा। उसी तरीके से आपका जो गारंटी होता है ना, वो डिस्चार्ज होता है। सर डिस्चार्ज किस तरीके से होता है? तो अगर मैं गारंटी के डिस्चार्ज की बात करूं ना, तो डिस्चार्ज 3 तरीके से हो सकता है। पहला डिस्चार्ज होता है रिवोकेशन से। रिवोकेशन मतलब कैंसिलेशन से। धीरे धीरे सब समझ आएगा, सुनते जाओ बस। दूसरा डिस्चार्ज कैसे होता है सर? ऑफ पार्टीज से कंडक्ट ऑफ पार्टीज से, मतलब उनकी हरकतों से डिस्चार्ज हो जाता है। और तीसरा तीसरा
इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। एक एक करके समझेंगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले से बात करते हैं रिवोकेशन से। रिवोकेशन कैसे होता है, मतलब क्या, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मैं शुभम सिंगल हूं और मैंने किराना वाले को गारंटी दिया है कि किराना वाला तू टेंशन मत ले, तू ना मेड को बिंदास राइस बेच। और ये क्या दिया सर मैंने, कंटिन्यूइंग गारंटी कि हर महीने बेच, हर महीने की 5th तक वो पेमेंट ला करके दे देगी। अगर वो पेमेंट ला करके नहीं दे पाएगी तो मैं जो हूं मैं गारंटी दे रहा हूं, पेमेंट तेरे को मैं कर दूंगा। सर अब सवाल ये है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है ये डिस्चार्ज कब होगा, मतलब ये खत्म कब होगा, खत्म कब होगा। तो मैंने बोला खत्म पहला ना रिवोकेशन से होता है। और रिवोकेशन कैसे होता है सर, रिवोकेशन 3 तरीके से होता है। मैं आपको फाइनली पूरा एक चार्ट बना के दे दूंगा, अभी एक एक करके सुनो। पहले मैंने बोला रिवोकेशन से, रिवोकेशन कैसे होता है, रिवोकेशन होता है 3 तरीके से। पहला रिवोकेशन बाय नोटिस। रिवोकेशन बाय नोटिस मतलब क्या सर, अगर मैंने किराना दुकान वाले को इन्फॉर्म कर दिया, मान लो मैंने गारंटी देना शुरू किया था 1 जनवरी 2023 को, उसके बाद मैंने क्या किया, 1 जुलाई 2023 को मैंने एक नोटिस भेज दिया किराना वाले को कि हे किराना वाला, अब ये जो मेड है ना ये मेरे पास काम नहीं कर रही है, ये छोड़ के जा रही है, तो मेरा जो गारंटी है ना वो मैं रिवोक कर रहा हूं, कैंसिल कर रहा हूं, और इसका मैंने एक नोटिस भेज दिया। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या ये नोटिस वैलिड है, एकदम एब्सोल्युटली वैलिड है सर। मेरे को एक बात बताओ, ये नोटिस देने के बाद भी अगर किराना वाले ने मेड को अगर किराना सामान बेचा है तो क्या उसके लिए मैं लायबल हूं। अगर मेरा नोटिस देने के बाद भी अगर किराना वाले ने सामान बेचा है तो क्या उसके लिए मैं लायबल हूं, बिल्कुल भी नहीं सर। जिस दिन मैंने नोटिस दिया उस दिन मेरी गारंटी रिवोक हो गई, मैं डिस्चार्ज हो गया, मैं माफ हो गया। उस दिन के बाद आपने जो भी किराना सामान दिया है उसके लिए मैं लायबल नहीं होऊंगा। पर सर उसके पहले जो किराना सामान दिया है, पहले जो किराना सामान दिया है मतलब क्या, 1 जनवरी से 1 जुलाई, क्या उन किराना सामान के लिए मैं लायबल हूं, हाँ जी बिल्कुल, उस किराना सामान के लिए मैं बिल्कुल लायबल हूं। पर एक बार जो मैंने नोटिस दे दिया ना तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, मैं डिस्चार्ज हो जाता हूं। और अगर मैं डिस्चार्ज हो जाता हूं ना तो फिर उसके बाद मैं लायबल नहीं हूं। बोलो समझ आया। तो सर मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आप डिस्चार्ज कैसे होते हो। पहला पॉइंट मैंने बोला रिवोकेशन से डिस्चार्ज होते हो। चलो मैं ना आपके लिए एक मास्टर चार्ट बना देता हूं, उस पर ध्यान रखना, ठीक है। मैंने बोला डिस्चार्ज की बात करेंगे। डिस्चार्ज 3 तरीके से होता है। पहले रिवोकेशन से होता है, दूसरा कंडक्ट ऑफ पार्टीज से होता है, और तीसरा इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। ये मेन चार्ट है। अब सर रिवोकेशन जो है ना वो 3 तरीके से होता है, नोटिस से, डेथ से, और नोवेशन से। मैं आपके लिए एक मास्टर चार्ट बना दे रहा हूं ताकि आपको पूरा फ्लो रहे। कंडक्ट ऑफ पार्टीज में 4 चीजें होती है, ये जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे अपन भर देंगे। कंडक्ट ऑफ पार्टीज में 4 चीजें होती है और इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 चीजें होती है। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ऐसे ऐसे हम भर देंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले रिवोकेशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले उसमें हमने नोटिस की बात की। नोटिस मतलब क्या, जिस दिन श्योरिटी जो है, जिस दिन श्योरिटी जो है वो, जिस दिन सॉरी श्योरिटी नहीं, हाँ श्योरिटी, जिस दिन श्योरिटी ने क्रेडिटर को नोटिस दे दिया कि भैया आज के बाद मैं लायबल नहीं हूं, तो उस केस में आप लायबल नहीं होगे जिस दिन आपने नोटिस दिया उसके बाद। नोटिस देने के पहले जितनी भी लाइबिलिटीज थी ना उसके लिए आप लायबल हो गए, उसके लिए आपको एज ए श्योरिटी काम करना पड़ेगा। ये तो तब हो गया जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी की बात करो, ये तो तब हो गया जब आप कंटिन्यूइंग गारंटी की बात करो। पर सर अगर मैंने स्पेसिफिक गारंटी दिया है तो क्या उसको भी रिवोक कर सकते हैं, स्पेसिफिक गारंटी को रिवोक कर सकते हैं क्या, बिल्कुल रिवोक कर सकते हैं दोस्तों। अगर मैंने किराना दुकान वाले को कॉल किया और मैंने बोला भैया मेड जो है ना आपके पास 3 दिन बाद आएगी और उसको 5 किलो राइस दे देना, वो 5 किलो की गारंटी मैं लेता हूं, क्या ये स्पेसिफिक गारंटी है, हाँ। कितने दिन बाद आएगी, 3 दिन बाद आएगी, आज से लेकर के 3 दिन के बाद आएगी। पर अगर मैंने कल उसको कॉल करके बोल दिया किराना वाले को कि नहीं नहीं भैया वो गारंटी जो है वो कैंसिल करो, उसको माल मत देना, मेरे को नहीं लगता वो पैसे देगी, तो सर अगर मैंने कैंसिल कर दिया तो क्या स्पेसिफिक गारंटी भी रिवोक हो सकता है, बिल्कुल रिवोक हो सकता है सर। ये जो नोटिस आपने दिया ना ये नोटिस वापस से रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने किराना वाले को फोन करके बोला भाई मत देना माल, तो हो गया ना, रिवोक हो गया। पर सर एक बात बताओ, अगर मैंने अगले दिन नहीं 3 दिन के बाद क्या हुआ, किराना वाले के पास मेड गई और किराना वाले ने माल दे दिया, उसके अगले दिन मैंने कॉल करके बोला अरे यार शिट माल नहीं देना था, मैं तो अपनी गारंटी रिवोक कर रहा हूं, मेरे को मेड पे भरोसा नहीं है,
सर जब आपने उस गारंटी पे एक्ट कर लिया, उसके बाद फोर्थ डे में क्या कर रहा हूं, कॉल करके अपनी गारंटी की रिवोक कर रहा हूं। क्या मैं रिवोक कर सकता हूं? क्या मैं रिवोक कर सकता हूं? क्या मैं रिवोक कर सकता हूं? सर दी आंसर इज नो। आप ना गारंटी एक बार दे दी और उस पर एग्जीक्यूशन हो गया, उस पर अगर काम हो गया तो आप रिवोक नहीं कर सकते। आप गारंटी एग्जीक्यूट करने के पहले रिवोक कर सकते हो। तो मैंने क्या कहा सर, मैंने बोला नोटिस से रिवोक हो सकता है। अब इसमें दो तरह के नोटिस होते, दो तरह के गारंटी होते हैं, एक तो कंटिन्यूइंग गारंटी और एक स्पेसिफिक गारंटी। अगर कंटिन्यूइंग गारंटी है तो आप एनी टाइम नोटिस दे सकते हो, जब भी आप नोटिस दोगे दे दो। जिस दिन आपने नोटिस दिया उसके बाद के किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए आप लायबल नहीं हो, पहले के ट्रांजैक्शन के लिए आप लायबल हो। पर स्पेसिफिक गारंटी में क्या होता है, स्पेसिफिक गारंटी में एक्ट करने के पहले, एक्ट करने के पहले मतलब सामान देने के पहले आपको रिवोक करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बार एक्ट कर लिया आपने उस पे, उसके बाद आप रिवोक नहीं कर सकते। ये स्पेसिफिक गारंटी की बात हो गई। क्या आपको समझ आया? हाँ सर। ठीक है, पहला बात हो गया नोटिस का। मैंने आपको बोला था ये चार्ट वापस से देखो, ये चार्ट वापस से देखो। रिवोकेशन तीन तरीके से हो सकता है। पहला नोटिस, वो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा बात करते हैं डेथ की। सर सिंपल सी बात है, डेथ की बात है, सिंपल सी बात है, लेकिन ध्यान से सुनना, क्वेश्चंस बहुत टेढ़े मेढ़े आते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मुकेश अंबानी ने एसबीआई से लोन लिया है, एसबीआई से लोन लिया है, कैसा लोन लिया है सर? अडानी ने बोला एसबीआई को कि एसबीआई अगले एक साल में, अगले एक साल में जितना भी लोन मुकेश अंबानी को लगेगा ना, तू दे दे, उसकी पूरी गारंटी में दे रहा हूं। मतलब क्या? अडानी ने बोला कि एसबीआई अगले एक साल में, आज से लेकर के अगले एक साल में मुकेश अंबानी को जितना भी लोन लगेगा, मान लो पहले मुकेश अंबानी ने 10 करोड़ लिया, फिर 15 करोड़ लिया, फिर 20 करोड़ लिया, जो भी लगेगा तू देते जा, अगले एक साल में जितना भी लोन तू देगा उसकी गारंटी मेरी है। ऐसा किसने बोला? अडानी ने बोला। पर सर 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद अडानी की हो गई डेथ। अडानी की क्या हो गई? डेथ। तो लॉ ये कहता है कि अगर अडानी की डेथ हो गई ना, तो जिस दिन डेथ हुई उसके बाद के सारे ट्रांजैक्शंस के लिए वो लायबल नहीं है। मतलब सर यहां पे गारंटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, यहां पे जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाता है। जिस दिन उसकी डेथ हुई ना, ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाता है, उसके बाद वो लायबल नहीं रहेगा। पर सर अगर एसबीआई को नहीं पता अडानी की डेथ होगी तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, एसबीआई को पता होना चाहिए। अगर एसबीआई को नहीं पता तो फर्क नहीं पड़ता, अपना अडानी जो है वो तो डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों सर? बिकॉज डेथ जैसे ही हो गई ना, आप अपने सारे लाइबिलिटीज से डिस्चार्ज हो गए, आने वाले, आने वाले। पर सर जो मुकेश अंबानी ने इस पीरियड में लोन ले रखा है, जो आपको अगर मेरे एग्जाम्पल में दिख रहा होगा, तो यहां पे डेथ हुई है, कहां पे डेथ हुई है? यहां पे डेथ हुई है। इसके पहले उसने 10 करोड़ का और 15 करोड़ का लोन लिया है। तो मुकेश, क्या अडानी 10 करोड़ और 15 करोड़ के लोन के लिए लायबल है? हाँ। ये जो 20 करोड़ का लोन है, क्या उसके लिए अडानी लायबल है? नहीं सर। पर ये 10 करोड़ और 15 करोड़ के लोन के लिए अडानी लायबल है। पर सर अडानी से पैसा कैसे लोगे? ऊपर जाऊंगे क्या लेने? बोले ऊपर जाकर के भाई मैं मिलने आया था तेरे से, वो 10 करोड़ और 15 करोड़, टोटल 25 करोड़ रुपए देना। किधर से लोगे अडानी से पैसा? ऊपर मांगने जाओगे क्या? रॉ ने बोला नहीं सर, अडानी का ना स्टेट होता है। क्या होता है? स्टेट। क्या होता है? स्टेट। अरे सर गवार हो क्या? स्टेट होता है स्टेट। स्टेट क्या होता है? हाँ, स्टेट होता है स्टेट। आप उड़ीसा में हो, हम राजस्थान में हैं, हम महाराष्ट्र में, स्टेट होता है। अरे गधो, स्टेट होता है। आपने कभी सुना है रियल एस्टेट? कभी सुना? स्टेट नहीं बोल रहा है, थोड़ा वो, थोड़ा अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। पर स्टेट, स्टेट से आप क्या करोगे? रिकवर करोगे। सर अडानी का जो भी स्टेट है उससे आप रिकवर करोगे। अब मेरे को एक बात बताओ सर, अडानी की डेथ हुई ना, तो अडानी मतलब कौन? गौतम अडानी की डेथ हुई। गौतम अडानी की जैसी ही डेथ हुई, उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है ना, वो चली गई किसके पास? लीगल हायर के पास। लीगल हेयर के पास मतलब किसके पास? मान लो चली गई जीत अडानी, जो गौतम अडानी का बेटा है, उसके पास चला गया। पर सर गौतम अडानी के पास कितने रुपए थे? 20 करोड़ रुपए थे। कितना? 20 करोड़ रुपए का स्टेट था। मतलब अगर आप घर गाड़ी जमीन सब मिला करके देखोगे, 20 करोड़ रुपए का स्टेट था। वो चला गया जीत अडानी के पास। जीत अडानी के पास क्या आ गया? गौतम अडानी के 20 करोड़ आ गए, और उसके पास खुद के 30 करोड़ थे। किसके खुद के? मतलब सेल्फ, जीत अडानी के पास खुद के 30 करोड़ थे, और गौतम अडानी के 20 करोड़ आ गए। सर मैं आपको एग्जाम का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है ये नवंबर 2019 में आया था, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर एसबीआई ने
ध्यान से देखो सारी चीजें। एसबीआई ने मुकेश अंबानी को दिया था लोन, लोन पे गारंटी दिया था अडानी ने, कंटिन्यूइंग गारंटी था, बोले पूरे साल में जितना भी लोन होगा उसको रिपे में कर दूंगा। पर 4 महीने बाद गौतम अडानी की हो गई डेथ। डेथ के पहले एसबीआई ने कितना लोन दिया था? 10 करोड़ और 15 करोड़, टोटल 25 करोड़ का लोन दिया था। और अडानी के पास खुद का स्टेट कितना था? 20 करोड़ का था। उसका जो स्टेट है वो गया जीत अडानी के पास। जीत अडानी के पास आ गया गौतम अडानी का 20 करोड़ रुपया, और खुद का 30 करोड़ रुपया था जीत अडानी के पास। मेरे को ये बताओ, लीगली लीगली आप जीत अडानी से कितना पैसा रिकवर कर सकते हो? ऑप्शन ए, पूरा 25 करोड़ जितना ड्यू था। ऑप्शन बी, ये वाला 25 करोड़ तो लोगे ही, साथ में उसके बाद जो 20 करोड़ दिया वो भी लोगे, तो 45 करोड़। ऑप्शन सी, सिर्फ 20 करोड़ लोगे क्योंकि गौतम अडानी के पास 20 करोड़ ही था। और डी, दिल मांगे मोर, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताओ क्या ऑप्शन करेक्ट है? करेक्ट सर। आप जो है इस केस में द आंसर इज 20 करोड़। आप सिर्फ उतना ही रिकवर करोगे जितना गौतम अडानी का स्टेट है। अगर उसने जीत अडानी को दिया और जीत अडानी के खुद के पैसे आप नहीं लोगे, सर जीत अडानी का पैसा क्यों लोगे? इसमें जीत अडानी का क्या लेना देना है? गौतम अडानी और जीत अडानी तो दो अलग अलग पर्सन है। तो आप सिर्फ गौतम अडानी के पैसों पे हाथ मारोगे तो 20 करोड़ रुपए उसके पास है, तो 20 करोड़ लोगे। और कितना पैसा तक ले सकते हो? 25 करोड़ तक ले सकते हो, क्योंकि ये जो 20 करोड़ है ना, इसके लिए गौतम अडानी लायबल ही नहीं है, क्योंकि डेथ जैसे ही हुई वो डिस्चार्ज हो गया, और डिस्चार्ज होने के बाद वो इंसान जो होता है वो और लायबल नहीं होता है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? बोलो सर। तो मैं सिंपल अगर आपको बोलूं, इन केस ऑफ डेथ, इन एब्सेंस, सर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एसबीआई और अडानी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, ऐसा भी हो सकता है कि अडानी उसमें लिख दे कि भैया मेरी डेथ हो जाएगी ना तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि अडानी उसमें लिख दे कि डेथ जो है ना उससे फर्क नहीं पड़ेगा, डेथ से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में तुमने ऐसा लिख दिया ना तो फिर डेथ से फर्क नहीं पड़ेगा। पर दोस्तों सुनो ना, सुनो ना, अरे सुनना सुनना, पर अगर तुमने ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तो क्या होगा? जिस दिन डेथ हुई उसके बाद के सारे लाइबिलिटीज के लिए तुम डिस्चार्ज हो गए, गारंटी जो है वो खत्म हो गया। पर डेथ के पहले के लिए जितनी भी लाइबिलिटी थी उसके लिए आप अभी भी लाइबल हो, और आपको पैसा देना पड़ेगा अपने स्टेट में से जो आपके लीगल एयर को पास ऑन हो गया है। पर आप जो है लीगल एयर के पैसों में और कोई पैसों में ध्यान नहीं रखोगे, आप सिर्फ गौतम अडानी के जो स्टेट है उससे रिकवर करोगे। ये आपको समझ आया सर डेथ का केस? जी हाँ। तो मैं ये जो हमारा मास्टर चार्ट है इसमें डेथ को भी मार्क कर देता हूं। तीसरा, नोवेशन। बचपन में नोवेशन पढ़े? नवा नवा नोवेशन कुछ पढ़े? सर नोवेशन क्या होता है? मान लो अगर एसबीआई ने मुकेश अंबानी को लोन दिया और उस लोन के पीछे अडानी ने क्या किया? एसबीआई को गारंटी दिया। सर इन्होंने लोन जो दिया है ना, तो लोन का इन्होंने एक अग्रीमेंट बनाया था, लोन अग्रीमेंट। ठीक है। तो सर ये जो लोन अग्रीमेंट बनाया था उसमें लिखा था कि अडानी पार्टी होगी, ऐसा वैसा लोन का टर्म्स होगा, ये सारी चीजें इन्होंने लिखी थी। अब सर इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये वाले अग्रीमेंट को कर दिया डिस्चार्ज, और इन्होंने एक नया अग्रीमेंट बना लिया नोवेशन करके। भाई नोवेशन इन्होंने क्या किया? एक न्यू अग्रीमेंट में इंटर कर दिया, और वो नोवेशन करने की वजह से क्या हुआ? ये जो ओल्ड अग्रीमेंट था ना ये डिस्चार्ज हो गया। तो सर अगर अग्रीमेंट ही नहीं रहा तो श्योरिटी भी कहां का रहेगा? श्योरिटी जो है ना वो खुद भी डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब सर ये आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आप डिस्चार्ज हो जाओगे। तो सर सुनो, अगर आपने नोवेशन करते वक्त वापस से अडानी को एज अ श्योरिटी लिया और अडानी ने उसमें साइन किया, बात अलग है। पर आपका फिर भी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो डिस्चार्ज हो रहा है, और ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो श्योरिटी होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। कुल मिला के नोवेशन मतलब क्या? नोवेशन इज नथिंग बट सब्सटीट्यूशन ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय मेकिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपने पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके नया कॉन्ट्रैक्ट ले आया तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अडानी लायबल था? अडानी लायबल नहीं है, क्योंकि पुराना वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो गया। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ तो अडानी भी डिस्चार्ज हो जाता है।
पर अगर आपने न्यू कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया अडानी लायबल होगा, तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट में अडानी लायबल होगा, पर फिर भी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो अडानी डिस्चार्ज हो जाता है। तो सर नोवेशन का पॉइंट सिंपल है, अगर आप कोई अग्रीमेंट को कैंसिल कर, या अगर आप कोई नया अग्रीमेंट क्रिएट करते हो और नया अग्रीमेंट क्रिएट करने का रिजल्ट ये होता है कि पुराना अग्रीमेंट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसको कहते हैं नोवेशन। और अगर नोवेशन हुआ तो आपके श्योरिटी जो होते हैं वो भी डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो सर ये आपका थर्ड वाला इजी पॉइंट था नोवेशन का। तो सर ये तीनों से क्या होता है, ये तीनों से आपकी जो लाइबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूं, ये पहला वाला जो दो बात थी ना, वो यूजुअली कंटिन्यूइंग गारंटी के लिए ज्यादा रेलेवेंट है। मैं लिख देता हूं सीजी, तो आप समझ जाना कंटिन्यूइंग गारंटी। तो नोवेशन जो है वो स्पेसिफिक और कंटिन्यूइंग दोनों के लिए हो सकता है। ये हो गया सर रिवोकेशन, मतलब अलग से आपने बोल दिया मैं छोड़ के जा रहा हूं, या आपकी डेथ हो गई या नोवेशन हो गया, तो क्या हो जाएगा, आपका जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। बात करते हैं सर कंडक्ट ऑफ पार्टीज की। किसकी बात करते हैं, कंडक्ट ऑफ पार्टीज। कंडक्ट ऑफ पार्टीज मतलब क्या, जो आपके पार्टीज है उनकी हरकतों के वजह से, हरकतों के वजह से भी क्या होता है, कभी कभी आप डिस्चार्ज हो जाते हो। कैसी हरकतें सर, जैसे कि चार हरकतें पढ़ाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। चार हरकतें पढ़ाने वाला हूं, पहले चलो यहां पे लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा होल्ड आ जाए। चार हरकतें लिख लेते हैं। पहला, अगर आपने वेराइंस किया टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में, वेराइंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दूसरा, अगर आपने डिस्चार्ज किया प्रिंसिपल डेटर को, अगर आपने प्रिंसिपल डेटर को डिस्चार्ज किया, तुम लोग यार सुन नहीं रहे हो यार, हैं, तुम लोग सुन नहीं रहे हो यार। हाँ चलो, सर कुछ तो बोलो ना। हाँ। सर तीसरा, अगर आपने कंपाउंडिंग किया, क्या किया आपने, कंपाउंडिंग किया। और चौथा, अगर आपने इंपेयर किया श्योरिटी के, आपने इंपेयर किया श्योरिटी के राइट्स को, तो ये चार केस में क्या होता है सर, आपके कंडक्ट के वजह से श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। सर कंडक्ट ऑफ पार्टीज की जगह मेरे को अलाउ मी टू राइट कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर्स। कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर्स क्या हो रहा है सर, सुनना, एक एक चीज एकदम मस्त करके समझ आएगी, टेंशन मत लो। एक एक चीज को एक एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। पहले समझते हैं वेराइंस ऑफ टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। सर सुनना क्या हुआ था, ध्यान से सुनना क्या हुआ था। मेरा छोटा भाई है हैप्पी, मेरा छोटा भाई, एक सेकेंड, हैप्पी छोड़ो, हैप्पी छोड़ो। सर रवि है, रवि ना, रवि जो है सीए बीए बन गया, सीए बनने के बाद उसको नौकरी तो मिल नहीं रही थी, ऑब्वियस सी बात है। सर ऐसा मत बोलो सर, ठीक है यार, सॉरी, सच निकल जाता है कभी कभी। मेरी बात सुनो, सुनो, सुन रहा है ना तू, मेरी बात सुनो दोस्तों। सर रवि के केस में क्या हुआ, एकदम मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरे पास ना रवि सीए बन गया, सीए रवि साहब हो गए। उसके बाद वो मेरे पास आया और बोले सर मेरे को ना नौकरी नहीं मिल रही है, कहीं तो भी नौकरी दिला दो। मैंने क्या बोला, पक्का मन से काम करेगा, बोला हाँ काम करूंगा। तो मैंने क्या किया, एचडीएफसी बैंक में मेरे कुछ जान पहचान थे, उन लोगों को कॉल किया और मैंने बोला यार तुम ना एक काम करो, रवि को हायर कर लो, तुम्हारे पास काम दे दो। कितनी सैलरी, तो मैंने बोला यार 1 लाख रुपए तो दे दो बेचारे को कम से कम। महीने का कि साल का, उसको रहने देते हैं अपन, महीने का कि साल का उसको रहने देते हैं। पर चलो सीए की डिग्री है ना, तो यहां पे मैं लिख देता हूं पर मंथ आपको एक महीने का 1 लाख रुपए मिनिमम सैलरी मिलेगा, ऐसी बात हुई थी। और मैंने बैंक में जो है ना, मैंने अपनी खुद की गारंटी दे रखी थी कि बैंक तू टेंशन मत ले, अगर रवि के किसी भी काम के वजह से अगर तुमको लॉस होगा ना, तो मैं कॉम्पनसेट करूंगा उस लॉस को, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। मैंने क्या किया सर, रवि को एक जॉब दिला दी और उस जॉब की गारंटी मैंने ले ली। मैंने बोला लॉस होगा तो मैं कॉम्पनसेट करूंगा। अब सर समय चलता गया, आगे काम करता गया, रवि काम करता गया करता गया। एक दिन रवि की जो है एचडीएफसी के मैनेजर से मुलाकात हुई। बातों बातों में इन्होंने क्या डिसीजन लिया कि भैया अब तो रवि जो काम करता है वो तो करेगा ही, साथ में एक नया काम करेगा रवि। क्या, कि रवि की सैलरी जो है ना वो 50,000 रुपए से बढ़ाई जा रही है। 50,000 रुपए उसको ज्यादा देंगे महीने का, पर रवि जो है ना ओवरड्राफ्ट का काम करेगा। मतलब क्या, बैंक के बिहाफ में लोन देने का काम करेगा। सर अगर वो लोन दे रहा है, अगर उस लोन में किसी ने डिफॉल्ट कर दिया, किसी ने अगर नुकसान कर दिया, तो वो नुकसान का जो हिस्सा है ना वो थोड़ा सा रवि को भी बेयर करना पड़ेगा। मान लो रवि ने क्या किया, एचडीएफसी की तरफ से 1 करोड़ का लोन दिया, अगर वो लोन का डिफॉल्ट हो गया तो उसका 10% जो है, मतलब 10 लाख रुपया जो है वो रवि को बेयर करना पड़ेगा। ऐसा किसने डिसाइड किया, मैनेजर ने और रवि ने मिलकर के डिसाइड किया कि रवि तेरी सैलरी में बढ़ा रहा हूं और तेरे लिए मैं काम बढ़ा रहा हूं, वो काम जो तू करेगा उसमें अगर नुकसान होगा तो वो नुकसान तेरे से रिकवर करूंगा मैं। पर तो एक बात बताओ सर, रवि ने ओके ओके कर दिया, उसके बाद रवि ने क्या किया, लोन बांटता गया, लोन बांटता गया और नुकसान हो गया।
10 लाख रुपए का नुकसान, 1 करोड़ रुपए का क्या हो गया, लोन दे दिया जो कभी वापस ही नहीं आया। तो सर एसबीआई, ये जो एचडीएफसी है, इसका मैनेजर पहुंच गया रवि के पास और बोले रवि 10 लाख रुपए दो। तो रवि ने बोला मैं तो नहीं दूंगा, मैं कहां से 10 लाख रुपए लाऊंगा, पागल है क्या। तो वो मैनेजर जो है वो मेरे पास पहुंच गया, बोले शुभम आपने गारंटी दे रखी थी, अब लाओ मेरे को 10 लाख रुपए। मैंने बोला गेट आउट, मैंने बोला गेट आउट। क्यों भाई, 1 लाख रुपए की जब तक बात हुई थी तब तक मैंने गारंटी दिया था। ये जो 50,000 रुपए की बात हुई है उसमें तुमने मेरा अप्रूवल लिया था। जब ये तुमने डिसाइड किया कि रवि को 50,000 रुपए एक्स्ट्रा दे देते हैं, लॉस वो बेयर करेगा, तुमने मेरे से पूछा आकर के? नहीं, तुमने मेरे से पूछे बिना टर्म्स एंड कंडीशंस क्या कर दिया, वेरी कर दिया। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या कर दिया, वेरी कर दिया, चेंज कर दिया। तो भैया अगर तुमने टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर दिया ना, मैं तो डिस्चार्ज हो गया। मैं क्यों डिस्चार्ज हो गया? तुम्हारी हरकतों की वजह से डिस्चार्ज हो गया। तुम लोगों ने मिलकर के टर्म्स का वेरिएशन कर दिया, इसलिए मैं डिस्चार्ज हो गया। तो सर श्योरिटी जो होता है ना, वो कब डिस्चार्ज होता है? कंडक्ट ऑफ पार्टीज के वजह से। अगर पार्टीज ने मिलकर के टर्म्स का वेरिएशन कर दिया, क्या कर दिया, वेरिएशन, तो मैं क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। सर क्या समझे क्या? नहीं ना, तो मेरे को बताया ही नहीं ना इस केस में। तो ये वाले एग्जाम्पल में जब शुभम सिंगल को बताया ही नहीं तुमने कि टर्म्स चेंज कर रहे, तो मैं कहां से लायबल, मैं तो डिस्चार्ज हो गया कब का। पर सर ये 1 लाख रुपए के लिए, या जो पहले जो अग्रीमेंट हुआ था उसके लिए, मतलब माना कि आपने अग्रीमेंट चेंज कर दिया, पर अग्रीमेंट चेंज करने के पहले जो चीज के लिए आप लायबल थे, क्या अभी भी उसके लिए लायबल हो? नहीं, तुमने जैसे ही अग्रीमेंट चेंज किया था, मैं सारी चीजों के लिए माफ हो गया, मैं डिस्चार्ज हो गया, भूल जाओ मैं एग्जिस्ट करता हूं। पर सर एक बात बताऊं, यहां पे मैं क्यों डिस्चार्ज हो गया? वाई डिड आई गेट डिस्चार्ज? बिकॉज ऑफ टू रीजन। पहला, एक तो जो चेंजेस थे वो सब्सटैंशियल थे, मतलब आपने बहुत बड़ा चेंज किया। और दूसरा, जो चेंज आपने किया ना, वो मेरे फेवर में नहीं, मेरे अगेंस्ट में था। मैं मतलब कौन, मैं तो यही हूं, मैं तो श्योरिटी हूं। तुमने जो चेंजेस किया है, एक तो वो बहुत सब्सटैंशियल है और दूसरा मेरे फेवर में नहीं है, मेरे अगेंस्ट में है। तो भैया मैं डिस्चार्ज हो जाता हूं। पर सर मेरे को एक बात लॉजिकली सोच के बताओगे? सर बैंक को मैंने बोला था, बैंक, मेरा छोटा भाई है हैप्पी, वो तुमसे लोन लेने आएगा। लोन कितने का? लोन लेने आएगा 25,000 रुपए का। तुम प्लीज उसको लोन दे देना। बैंक ने बोला हट, मैं नहीं दूंगा। बोले मेरे को भरोसा नहीं है हैप्पी में। मैंने बोला तू टेंशन क्यों ले रहा है बैंक, मैं हूं ना इधर, मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं। अगर कल को हैप्पी अगर लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाएगा तो क्या कर देंगे, मैं तेरे को रीपेमेंट कर दूंगा, तू टेंशन मत ले। ठीक है, तो बैंक को मैंने गारंटी दे दिया। सर गारंटी का मैंने एक फॉर्म जमा कर दिया कि भैया मैं 25,000 रुपए तक की गारंटी ले रहा हूं। क्या हुआ सर, उसके बाद आगे चल के बात हुई बैंक और हैप्पी के बीच में, और बैंक को रियलाइज हुआ नहीं यार 25,000 रुपए का लोन मैं हैप्पी को नहीं दे सकता, बहुत रिस्क है। उसने क्या किया, कम करके लिमिट कर दिया 20,000 रुपए। उसने कम करके लिमिट कर दिया 20,000 रुपए। बोले मैं नहीं दूंगा 25,000 का लोन, सिर्फ 20,000 का लोन दूंगा। और उसने 20,000 का लोन दिया। तो सर उसके बाद हैप्पी ने कर दिया डिफॉल्ट। हैप्पी ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट। और जैसे ही डिफॉल्ट किया तो बैंक आ गया मेरे पास और बोले शुभम भैया जरा लोन का पैसा दीजिए, 20,000 रुपए दीजिए। मैंने बोला कौन सा 20,000 रुपए, तुमने वेराइंस किया है, तुमने चेंजेस किए हैं टर्म्स में, क्या तुमने चेंजेस के लिए मेरे को पूछा? तू हमारी बात कितने की हुई थी, 25,000 की, तूने कितना दिया, 20,000 रुपए, तूने मुझसे पूछा? तो मैं क्या हो गया, डिस्चार्ज। क्या तुमको ये एग्जाम्पल ठीक लग रहा है? क्या तुमको लग रहा है इस एग्जाम्पल में शुभम डिस्चार्ज होना चाहिए? सर अगर ये 25,000 को काट करके आप 50,000 कर देते, अगर आप बोलते 25,000 नहीं, हैप्पी को मैं 50,000 का लोन दूंगा, तो भैया 50,000 के लिए आपको मेरे को पूछना चाहिए था। पर अगर आपने 25,000 को काट करके 20,000 किया तो क्या प्रॉब्लम है? ना ही ये चीज सब्सटैंशियल है, ना ही ये चीज सब्सटैंशियल है, और ना ही ये चीज मेरे अगेंस्ट में है। ये मेरे अगेंस्ट में भी नहीं है। तुम हैप्पी को 20,000 दे रहे हो तो अच्छी बात है ना, वो तो मेरे फेवर की बात है, अगेंस्ट में तो है ही नहीं। तो सर अगर सब्सटैंशियल चेंज भी नहीं और मेरे फेवर में बात है, तो ये जो शुभम है ना, वो डिस्चार्ज नहीं होता। शुभम जो है वो डिस्चार्ज नहीं होता। और सर ये एक केस लॉ था जिसमें डिसाइड हुआ था, केस लॉ का नाम अपन पढ़ेंगे, पर सर ये केस लॉ था जिसमें डिसाइड हुआ था कि अगर जो चेंज हो रहा है, अगर जो वेराइंस हो रहा है वो आपके फेवर में हो रहा है ना, तो दोस्त तो आप डिस्चार्ज नहीं होगे। डिस्चार्ज कब होगे, जब आपके अगेंस्ट में वेराइंस हो रहा है और सब्सटैंशियल वेराइंस हो रहा है। सर अगर ये 25,000 का काट करके, मान लो ये 25,000 को काट करके आप 26,000 कर देते, तो क्या शुभम डिस्चार्ज हो जाता क्या? हाँ सर, आप तो अगेंस्ट में चले गए। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ 1,000 रुपए तो बढ़ाया है।
सिर्फ 1 ही 1000 रुपए तो बढ़ा है, तो वेराइंस सब्सटैंशियल होना चाहिए और तुम्हारे अगेंस्ट में होना चाहिए, तभी जाकर के आप डिस्चार्ज होगे, वरना इसका गलत फायदा उठाने का मत सोचना। जैसे कि सर यहां पे क्या हुआ था, यहां पे जो एचडीएफसी और रवि के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुआ था वो गलत था। वो क्या था, वो बहुत सब्सटैंशियल चेंजेस था, तो उसके लिए मैंने गारंटी नहीं दी थी भाई। पर इस केस में तो यहां पे आप 25,000 का 20,000 कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बात चल जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अरे बोलो हाँ कि ना। अरे हाँ कि ना। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़े। ओके सर। तो पहला क्या हो गया सर, वेराइंस तो मैं यहाँ पे पहला लिखा था, क्या क्या लिखा था यहाँ पे, मैंने पहला लिखा था वेराइंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। तो कंडक्ट ऑफ पार्टीज में अगर आप वेराइंस कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, आप डिस्चार्ज हो जाओगे। दूसरा क्या है, डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर का क्या मतलब है सर, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर इसका बहुत इजी सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मुकेश अंबानी, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं, मुकेश अंबानी ने एसबीआई से 100 करोड़ का लोन लिया, उस पर 10 करोड़ का इंटरेस्ट आया, 100 करोड़ का लोन जो है वो रीपे कर दिया गया। पर ये जो 10 करोड़ का लोन है ना, वो एसबीआई ने वेव ऑफ कर दिया, क्या कर दिया, माफ कर दिया। तो सर अब अगर उस केस में अडानी ने गारंटी दे रखी थी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी दे रखा था, क्या अडानी से ये 10 करोड़ रुपए रिकवर कर सकते हो? नहीं सर। अगर आपने ये 10 करोड़ रुपए के लिए प्रिंसिपल डेटर जो है उसको डिस्चार्ज कर दिया ना, तो जो अडानी है वो खुद भी डिस्चार्ज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अडानी है वो भी डिस्चार्ज हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपका प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हुआ, मतलब अडानी भी डिस्चार्ज हो जाएगा, श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। सर एक और अच्छा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। सर एक बंदा है मिस्टर रॉय। मिस्टर रॉय ना, रामू करके एक बंदे को रखा था उसने, बोला रामू तू आ करके ना मेरे घर, रामू करके एक बंदा नहीं, चलो राम करके एक कॉन्ट्रैक्टर था, राम करके एक कॉन्ट्रैक्टर था। कॉन्ट्रैक्टर को आके पूछा राम को, रॉय ने आकर के राम को पूछा, राम मेरे को एक घर बनाने का है, तो घर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए तेरे को कितना टाइम लगेगा? तो राम ने बोला अरे मालिक अपना काम बहुत फास्ट है, अपन 1 साल में बना करके दे देंगे आपको, 1 साल में खड़ा करके दे देंगे घर। तो ऐसा राम ने बोला किसको, रॉय को। तो रॉय ने बोला नहीं यार मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है तेरी बात पे। तो राम ने बोला अरे भरोसा नहीं हो रहा है, नाम मेरा राम है, तुमको ऐसा कैसा लग रहा है मैं झूठ बोलूंगा, तुमको भरोसा नहीं होता ना, एक काम करो, एक रावण है, एक रावण इंसान है, रवि है, रवि, एक रवि है, उससे पूछ लो, वो तुमको मेरे बिहाफ में क्या दे देगा, गारंटी। तो रवि ने क्या गारंटी दिया, रवि ने गारंटी दिया कि भैया टेंशन मत लो, राम जो है ना वो 1 साल के अंदर काम खत्म कर देगा, अगर नहीं खत्म करेगा ना तो तुम्हारा जो भी लॉस होगा वो मैं तुमको कॉम्पेंसेट कर दूंगा। पर शर्त सिर्फ एक ही है कि ये घर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा ना, जो भी रॉ मटेरियल लगेगा मिस्टर रॉय, वो आपको सप्लाई करना पड़ेगा। जब हमको सप्लाई कर दोगे, सप्लाई करने के तुरंत 1 साल के अंदर अपन बना देंगे आपको, लेकिन मान लो 2 महीने के अंदर सप्लाई करना होगा। अगर आप सप्लाई कर दोगे तो 1 साल के अंदर मैं घर खड़ा करके आपको दे दूंगा। तो सर अग्रीमेंट क्या हुआ था, रॉय जो है वो राम को सामान देगा, राम जो है 1 साल के अंदर घर बना के देगा। अगर राम घर नहीं बना पाता है तो रवि जो है वो क्या कर रहा है, गारंटी दे रहा है कि भैया मैं गारंटी दे रहा हूं कोई भी लॉस होगा तो मैं कॉम्पेंसेट कर दूंगा। तो एक बात बताओ सर, यहां पे अगर इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट में सीन ये हुआ कि रॉय ने 2 महीने के अंदर अगर रॉ मटेरियल ही सप्लाई नहीं किया, मान लो रॉ मटेरियल ही सप्लाई नहीं किया, तो मेरे को एक बात बताओ, तो क्या फिर राम 1 साल में बना के देने के लिए लायबल है? अगर आपने रॉ मटेरियल ही नहीं दिया तो क्या राम 1 साल में बना के देने के लिए लायबल है? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी लायबल नहीं है। तो अगर प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो गया, मेरे को एक बात बताओ, क्या लबी फिर रवि क्या श्योरिटी एज ए श्योरिटी लायबल है? नहीं सर, ना रॉय ने अपना काम किया, तो रॉय ने अगर 2 महीने के अंदर रॉ मटेरियल नहीं दिया तो राम भी लायबल नहीं है, और अगर राम डिस्चार्ज हो जाता है तो आपका रवि भी डिस्चार्ज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो जाओगे आप भी डिस्चार्ज, क्यों डिस्चार्ज हो जाएगा सर, क्योंकि आपका प्रिंसिपल डेटर जो है वो रिलीज या डिस्चार्ज हो गया, आपका जो प्रिंसिपल डेटर है ना वो डिस्चार्ज हो गया। तो अगर प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज होता है तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है। सर पहला पॉइंट क्या है, वेराइंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, दूसरा पॉइंट क्या है, डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। क्या तुमको समझ आ रहा है सर, क्या तुमको समझ आ रहा है? हाँ समझ आ रहा है, पक्का बोलो हाँ कि नहीं, पक्का बोलो हाँ कि नहीं, एक बार जोर से बोलो सब लोग, हाँ कि नहीं बोलो। सर हाँ या नहीं बोलो जल्दी, बोलो बोलो जल्दी।
जोर से बोलो सब लोग, सब लोग, मैं चैट देख रहा हूं, मेरे को बताओ सब लोग। ठीक है, चलो। सर, तीसरा पॉइंट, आपका डिस्चार्ज कब होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, तीसरा पॉइंट। सर मैंने बोला तीसरा पॉइंट क्या है, मेरे को आप लॉजिकली बताना, आपको समझ आ जाएगा। सर ये एसबीआई है, एसबीआई ने मुकेश अंबानी को लोन दिया था। लोन की बात क्या हुई थी, लोन की बात हुई थी कि भैया 100 करोड़ का लोन देंगे, आप 1 साल के अंदर रीपे कर देना। और इस पे गारंटी किसने दिया था, अडानी ने गारंटी दिया था कि एसबीआई टेंशन मत ले, अगर 1 साल के बाद, अगर 1 साल के बाद अगर मुकेश अंबानी रीपे नहीं करेगा तो मैं पे कर दूंगा। इतनी सी बात हुई थी। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद अचानक से एसबीआई ने और मुकेश अंबानी ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि जो 1 साल का समय है ना, उसको एक्सटेंड करते हैं 1 साल से, और 1 साल से एक्सटेंड कर देते हैं। मतलब लोन जो है अब आप 1 साल की जगह 2 साल के बाद देना। ऐसा मुकेश अंबानी ने और एसबीआई ने क्या किया, अग्रीमेंट किया। तो सर अगर इस तरह का अग्रीमेंट आपने किया जहां पे आपने एक्सटेंशन दिया टाइम का, तो क्या आपको अडानी को पूछना चाहिए था, क्या आपको अडानी का एसेंट लेना चाहिए था, क्या आपको अडानी का परमिशन लेना चाहिए था? बिल्कुल सर, अगर आप एक्सटेंशन कर रहे हो बिल्कुल आपको अडानी का परमिशन लेना चाहिए था। तो अगर आपने इस केस में अडानी का परमिशन नहीं लिया ना, तो अडानी क्या करेगा यहां पे, अडानी जो है एज अ श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि आपने एक्सटेंशन किया। दिस इज वेरी सिमिलर टू बेराइंस वाला पॉइंट। आपने एक तरह से टर्म्स को वेरी किया, यहां पे बड़ा स्पेसिफिक है कि अगर आपने एक्सटेंशन दे दिया और एक्सटेंशन देकर के बोला कि भैया कोई बात नहीं एक्सटेंशन रख ले, तो ऐसी चीजें एक बार बताना तो पड़ता है ना अडानी को या श्योरिटी को। तुमने नहीं बताया तो अडानी डिस्चार्ज हो गया सर। पर ये पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट तो सेम हो गया ना। और एग्जांपल्स देता हूं और समझ आएगा। सर अगर आपने एक्सटेंशन नहीं दिया, आपने क्या किया, आपने एक प्रॉमिस दिया, नॉट टू सू। मतलब क्या सर, एक बात समझना प्लीज, मेरी बात सुनोगे क्या प्लीज दोस्तों, प्लीज प्लीज। सर मेरे को एक बात बताओ, एसबीआई ने मुकेश अंबानी को 100 करोड़ का लोन दिया, गारंटी किसने दिया था, अडानी ने। अब मान लो अगर मुकेश अंबानी जो है वो क्या कर जाता है, डिफॉल्ट, क्या कर जाता है, डिफॉल्ट, मतलब अगर वो पेमेंट करने में कर जाता है डिफॉल्ट, तो एसबीआई के पास क्या है सर, एसबीआई के पास दो ऑप्शन है। आप जाकर के मुकेश अंबानी पे भी केस कर सकते हो, या फिर आप जाकर के अडानी पे भी केस कर सकते हो, और आप पैसे निकलवाओगे। मतलब क्या, मुकेश अंबानी के पास गया, पैसा मांगा, मुकेश अंबानी ने मना कर दिया। अडानी के पास जाना, पैसा मांगना, अडानी ने मना कर दिया। दोनों ने अगर मना कर दिया है ना, तो एसबीआई के पास ऑप्शन है कि मुकेश अंबानी को भी केस कर सकता हूं, अडानी को भी केस कर सकता हूं, दोनों पे भी केस कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सर अगर इन दोनों ने, एसबीआई ने और मुकेश अंबानी ने मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिसाइड किया पता है, एसबीआई ने बोला मुक्को भाई आप टेंशन मत लो, अगर आप डिफॉल्ट करोगे ना तो आप पे केस नहीं करूंगा मैं, आप पे केस नहीं करूंगा, सिर्फ अडानी पे केस करूंगा, आप टेंशन मत लो। सर इस तरह का अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया जहां पे आपने प्रॉमिस किया नॉट टू सू, whom not to sue the principal debtor, आपने बोला प्रिंसिपल डेटर तेरे पे केस नहीं करूंगा, तो भैया प्रिंसिपल डेटर को अगर तू डिस्चार्ज कर रहा है ना, तेरा श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है, वो भी मुंह मोड़ के चलते बनेगा, बोलेगा मजाक हूं क्या मैं यहाँ। अडानी बोलेगा तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ, तेरा पैसा वो ले रहा है, मैं तो यहाँ गारंटी दे रहा हूं, तू क्या प्रॉमिस कर रहा है उसको केस नहीं करेगा। हाँ, तेरा क्या फायदा है उसमें। तो अगर इस तरह का प्रॉमिस आपने किया ना एसबीआई, तो आपका अडानी जो है वो मुंह मोड़ करके चला जाएगा। तो अगर आपने किसी भी तरीके से ये डिसाइड किया कि हम प्रिंसिपल डेटर को केस नहीं करेंगे, या प्रिंसिपल डेटर को केस नहीं करेंगे, केस बोला मैंने, प्रिंसिपल डेटर पे केस नहीं करेंगे, अगर ऐसा डिसाइड किया, या अगर आपने ये डिसाइड किया कि थोड़ा सा पेमेंट का एक्सटेंशन दे देते हैं, या फिर सर आपने अगर उनके साथ कॉम्पोजिशन कर लिया। सर कॉम्पोजिशन मतलब क्या, कोई बता सकते हैं मेरे को, कैन यू टेल मी व्हाट इज कॉम्पोजिशन। सर क्या आप मेरे को बता सकते हो कॉम्पोजिशन क्या होता है। सर कॉम्पोजिशन मतलब क्या, अगर आप लोगों ने उनके साथ कोई सेटलमेंट कर लिया, सेटलमेंट जैसे कि अगर आपने डिसाइड कर लिया मुक्कू भाई 100 करोड़ का लोन की जगह रीपेमेंट में आप 100 करोड़ नहीं सिर्फ 50 करोड़ दे देना, सिर्फ 50 करोड़ दे देना, कोई बात नहीं। तो इस तरह का अगर आप कॉम्पोजिशन भी कर रहे हो ना, तो जो भी कर रहे हैं भाई तू कर ले, पर एक भी श्योरिटी को भी बता दे, उसको पता होना चाहिए। क्योंकि तुमने श्योरिटी के को बताए बिना कोई भी चीज करी ना, तो आपका श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। सर अगर नमन पूछ रहा है, अगर ये जो भी एग्जाम्पल दिया वहां पे अगर श्योरिटी ने अपना कंसेंट दे दिया,
अगर श्योरिटी ने बोला ओके, तो अगर श्योरिटी ने ओके बोल दिया तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, फिर वो लायबल रह जाएगा। पर ये प्रॉब्लम कब हो रही है? तभी हो रही है जब आपने श्योरिटी से पूछा ही नहीं। प्रॉब्लम हो ही रही है तब जब आपने श्योरिटी से पूछा ही नहीं। अगर पूछा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझे क्या सर? बोलो हाँ कि नहीं? हाँ सर। और सर लास्ट पॉइंट सुन लो ध्यान से। और सर लास्ट पॉइंट जो है ना, ये प्रोबेबली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी सब तो बच्चे थे। सर एक बात बताओ मेरे को, सिंपल सी बात बताओ। सर एसबीआई है, मुकेश अंबानी को लोन दिया 100 करोड़ का। बदले में क्या हुआ था समझना, मुकेश अंबानी ने क्या किया, 50 करोड़ का स्टॉक जो है ना, वो एसबीआई को एज अ सिक्योरिटी दे दिया। मतलब क्या सर, आपने अपने स्टॉक पे चार्ज क्रिएट किया। सर वैसे ही याद आया, ये फिक्स चार्ज है कि फ्लोटिंग चार्ज है? सर ये जो आपने 50 करोड़ के स्टॉक पे चार्ज क्रिएट किया, ये फिक्स चार्ज है कि फ्लोटिंग चार्ज है? सर वैसे तो ये फ्लोटिंग चार्ज है, पर मैं थोड़ा एग्जांपल में ट्विस्ट लाता हूं। क्या किया इसने, 50 करोड़ का स्टॉक निकाला अपने गोडाउन से, अपने गोडाउन से स्टॉक निकाला, और वो स्टॉक को जो है ना, ले जा करके एसबीआई के गोडाउन में रख दिया। कहां पे रख दिया? एसबीआई के गोडाउन में रख दिया। अब वो स्टॉक किसके पास है? ये हो गया एसबीआई के पास। अब सर ये फिक्स चार्ज है कि फ्लोटिंग चार्ज है? अब सर ये फिक्स चार्ज है। क्यों? क्योंकि 50 करोड़ का स्टॉक है, और वो 50 करोड़ का स्टॉक जो है वो आपने रख दिया एसबीआई के पास। तो ये जो स्टॉक है ना, ये बिकेगा ना हिलेगा, ये गोडाउन में रखा हुआ है। और सर दूसरी तरफ और एक चीज क्या हुआ, मुकेश अंबानी ने अडानी को बोला कि अडानी तू एक काम कर, तू ना गारंटी दे दे। कितने का गारंटी? तो 100 करोड़ का पूरा गारंटी दे दे, ताकि एसबीआई कंफर्टेबल रहे। एसबीआई सोचेगा हाँ भाई, मेरे पास 50 करोड़ का स्टॉक भी पड़ा है और 100 करोड़ का अडानी का गारंटी भी पड़ा हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं है, अपन आराम से लोन देंगे। और उसने 100 करोड़ का लोन दे दिया। अब सर उसके बाद क्या हुआ समझना, मेरे को एक बात बताओ, एसबीआई ने जब ये स्टॉक जो माल है गोडाउन में रख रखा है, क्या एसबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको संभाल के रखना? क्या एसबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको संभाल के रखना? हाँ सर। आगे चल के होगा क्या, आगे चल के अगर मुकेश अंबानी कर देता है डिफॉल्ट, अगर वो पैसा नहीं देता है, तो एसबीआई क्या करेगा? एसबीआई के पास दो ऑप्शन है। या तो पहला ऑप्शन ये है कि तुम ये स्टॉक बेच दो 50 करोड़ का, और अडानी से 50 करोड़ ले लो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम पूरा पैसा अडानी से 50 करोड़ 100 करोड़ ले लो, और अगर तुमने पूरा 100 करोड़ अडानी से ले लिया ना, तो ये जो स्टॉक है उसका क्या होगा सर? मेरे को लॉजिकली बताओगे एक चीज। सर अगर आपने ये ऑप्शन 2 लिया, जिसमें आपने क्या किया, अडानी को 100 करोड़ पूरा का पूरा ले लिया अडानी से, तो ये स्टॉक का क्या होगा सर? स्टॉक मुकेश अंबानी के पास जाएगा कि अडानी के पास जाएगा? प्लीज सर बोलो ना। सर अगर आपने क्या किया, मैं वापस से आपको एग्जांपल दे रहा हूं। एसबीआई ने मुकेश अंबानी को लोन दिया, बदले में 50 करोड़ का स्टॉक मिला, और अडानी ने 100 करोड़ का गारंटी दिया। अगर आपने क्या किया, जैसे ही डिफॉल्ट हुआ, आपने अडानी से पूरे 100 करोड़ ले लिए, स्टॉक का क्या होगा सर? आपको याद है कि जब डिफॉल्ट होता है ना, जब डिफॉल्ट होता है ना, तो जो श्योरिटी होता है, ही स्टेप्स इन द शूज ऑफ क्रेडिटर। मतलब सर वो अपने जूते उतारता है, क्रेडिटर के जूते में जाके खड़ा हो जाता है, यही मतलब है ना। अरे जूता इज अ रेफरेंस, मेटाफर है यहाँ पे जूते की बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि अडानी जो है ना, अब वो एसबीआई की जगह में चला गया, तो ये जो स्टॉक है ना, ये स्टॉक ये कायदे से किसके पास आ जाता? एसबीआई के, अडानी के पास आ जाता। पर सर मेरे को एक बात बताओ, अगर इसी एग्जाम्पल में जब ये स्टॉक एसबीआई के पास रखा हुआ था, जब ये स्टॉक एसबीआई के पास रखा हुआ था, और एसबीआई का ऑफिशियल क्या सर 2 बजे से लेकर के दोपहर के 4 बजे तक ये लोग गए थे लंच ब्रेक पे, और उस लंच ब्रेक के दौरान वो चाबी खुला छोड़ के चले गए गोडाउन का, तो ये जो स्टॉक है ना, ये चोरी हो गया। दिस गॉट स्टोलन, चोरी हो गया। क्यों चोरी हो गया सर? एसबीआई की गलती की वजह से चोरी हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, एसबीआई की गलती की वजह से 50 करोड़ का स्टॉक चला गया, अब तुम क्या अडानी से 100 करोड़ रुपया मांग सकते हो? हाँ सर, एसबीआई की गलती की वजह से जो एसबीआई के पास 50 करोड़ का स्टॉक था, वो घूम गया। अब क्या तुम अडानी से पैसा मांग सकते हो? 100 करोड़ रुपया अडानी लगाएगा एक कान के नीचे, बोलेगा तेरे पास 50 करोड़ का स्टॉक था ना, वो स्टॉक किसके पास आता? मेरे पास आता। अब तूने घुमा दिया ना, अब तू भुगत। मेरी लाइबिलिटी जो है, अब वो 100 करोड़ की नहीं रहेगी, अब मेरी लाइबिलिटी सिर्फ 50 करोड़ की रहेगी। क्यों? क्योंकि तेरे ऑफिशियल ने 50 करोड़ का स्टॉक घुमा दिया। तेरे स्टॉक घुमाने से मेरा रेमेडी इंपेयर होता है, मेरा रेमेडी इंपेयर होता है। सर मेरा रेमेडी मतलब क्या?
रेमेडी क्या था सर? अडानी का रेमेडी ये था कि 50 करोड़ रुपए का ये स्टॉक उठा लेता वो, और 50 करोड़ रुपए के लिए मुकेश अंबानी पे केस कर देता। एक बार जब अडानी 100 करोड़ रुपए दे देता तो उसके बाद 50 करोड़ का स्टॉक ले आता और 50 करोड़ के लिए केस कर देता मुकेश अंबानी पे। ये इसका रेमेडी था। क्योंकि आपने 50 करोड़ का स्टॉक घुमा दिया तो आपका रेमेडी इंपेयर हो गया। इंपेयर मतलब क्या? आप अपने सीए इंटर में पढ़ोगे, इंपेयर ऑफ गुडविल। इंपेयर मतलब क्या? नुकसान हो गया आपका। अब आपकी ताकत लिमिटेड हो गई है। तो अगर आपका रेमेडी इंपेयर होता है ना, तो आप सामने वाले को कैसे बचने दोगे? यहां पे सर सीधा सीधा आपकी लाइबिलिटी आधी हो जाएगी। जो नुकसान आपका हुआ है ना, वो नुकसान एसबीआई बेयर करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अरे बोलो, समझ आया क्या? अरे बोलो, हाँ की नहीं, हाँ की नहीं, हाँ की नहीं। सर बहुत सिंपल, एक और एग्जाम्पल लेना है, ठीक है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं सर। शुभम, रवि ने, सिंपल फटाफट ले रहा हूं सुनना। रवि ने अगर बैंक से लिया है 5 लाख रुपए का लोन, और 5 लाख रुपए के बदले में एक स्कूटर रखवाया है बैंक के पास। स्कूटर बनाते हैं, स्कूटर बनाते हैं, कैसे बनाएंगे स्कूटर? स्कूटर आज इस जन्म में नहीं हो पाएगा, कुछ तो बनाते हैं ऐसा। ओपन कार है सर, फरारी है ये, फरारी। स्कूटर छोड़ो ना, क्या स्कूटर वूटर, फरारी की बात करते हैं। तो सर रवि के पास फरारी थी। उसने क्या किया, ये फरारी जो है ना, इसकी वैल्यू थी 2 लाख रुपए। उसने ये फरारी उठा करके दे दिया बैंक को एज ए सिक्योरिटी, और सामने शुभम सिंगल को बोला सर आप भी क्या करो, 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी दे दो। तो सर आपने बैंक को 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी भी दे रखी है और 5 लाख रुपए की गारंटी भी दे रखी है। अब अगर कल को रवि क्या करता है, डिफॉल्ट करता है, तो बैंक क्या कर सकता है, पूरे 5 लाख रुपए शुभम से ले सकता है, पर बदले में शुभम को ये स्कूटर देना पड़ेगा। तो शुभम क्या करेगा, ये 2 लाख रुपए का स्कूटर सेल कर देगा, वहां से इसको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। बचे हुए 3 लाख रुपए के लिए क्या करेगा, रवि पे केस कर देगा या रवि से पैसा मांगेगा। पर ये जब स्कूटर, ये स्कूटर जब आप क्या, ये स्कूटर जब किसके पास था, जब बैंक के पास था, तो बैंक ने क्या किया, ये स्कूटर घुमा दिया। अगर आपने स्कूटर घुमा दिया ना, तो ये 2 लाख रुपए से मेरी भी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये स्कूटर मेरी रेमेडी थी। ये स्कूटर मेरी रेमेडी थी, इससे मैं अपना पैसा रिकवर करता। पर आपने मेरी रेमेडी को क्या कर दिया, इंपेयर कर दिया। तो उससे आपका भी नुकसान होना चाहिए। बैंक, बैंक अब तेरे को मेरे तरफ से तो सिर्फ 3 लाख रुपए मिलेगा, बाकी 2 लाख रुपए तेरा नुकसान हो गया। सर ये सिंपल लिमिट है, ठीक है? ये सिंपल बात है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। समझे सर? समझे क्या सर? बस ये 4 पॉइंट था सर। 4 पॉइंट क्या क्या था मेरे साथ एक बार ध्यान से देखो यहाँ पे। 4 पॉइंट क्या क्या थे सर? पहला, आपका कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर की कुछ कुछ हरकतों से डिस्चार्ज हो रहे हो। पहला, क्रेडिटर ने वेराइंस कर दिया टर्म्स में, बातें बदल दी। दूसरा, अगर उसने डिस्चार्ज कर दिया, आपको माफ कर दिया प्रिंसिपल डेटर को। तीसरा, अगर उसने कॉम्पोजिशन कर लिया, क्या कर लिया, कॉम्पोजिशन, इसको मैं वर्ड लिखता हूं कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन कर लिया। और चौथा, अगर आपने, उसने आपके कैपेसिटी को इंपेयर कर दिया। इंपेयर मतलब क्या, ऐसा कोई नुकसान कर दिया जिससे अब आप रिकवर नहीं कर सकते। तो चारों केस में श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। सर आपको एक छोटा सा एग्जांपल, आपसे कॉम्पोजिशन की थोड़ी और बात करूं। सर कॉम्पोजिशन की थोड़ी और बात सुनना। सर मैंने आपको बोला कि अगर सी ने गारंटी दी थी बी को कि भैया ए को तो तू 100 करोड़ का लोन दे, 10 करोड़ का लोन दे दे, वो 1 साल के बाद पेमेंट कर देगा। पर अगर आपने सी से पूछे बिना 1 साल की जगह उसको और 1 साल का टाइम दे दिया, प्लस 1 ईयर का टाइम दे दिया, तो सी से अगर नहीं पूछा तो क्या सी डिस्चार्ज हो जाएगा? सर बी ने ए को लोन दिया था कितना, 10 करोड़ का, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। पर सी से पूछे बिना उसने 1 साल का और क्या दे दिया, एक्सटेंशन। मेरे को बताओ, अगर आपने एक्सटेंशन दिया तो क्या सी डिस्चार्ज हो जाएगा? बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाएगा सर। मेरे को एक बात बताओ, आपने एक्सटेंशन दिया नहीं है, आपने एक्सटेंशन दिया नहीं है, आपने क्या किया, बी जो है ना, वो राम से बात कर रहा था, और राम से बात करते ही ऐसे ही बोला, यार मेरे को नहीं लगता ए जो है ना 1 साल के अंदर पेमेंट कर पाएगा, मेरे को लगता है उसको 1 साल का और एक्सटेंशन देना पड़ेगा और मैं दे दूंगा। कौन बोल रहा है सर? पी और राम बात कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं मैं दे दूंगा एक्सटेंशन, ऐसा मेरे को लगता नहीं है राम ए पेमेंट कर पाएगा, मैं 1 साल का एक्सटेंशन दे दूंगा। ऐसा वो राम के साथ बात कर रहा है, किसी थर्ड पार्टी के साथ बात कर रहा है, या फिर मान लो थर्ड पार्टी के साथ अग्रीमेंट ही कर लिया। पी और राम मिलकर के एक अग्रीमेंट कर लिए कि ए को 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा, पर ऐसा कोई अग्रीमेंट ए के साथ नहीं हुआ है सर। उस केस में क्या सी डिस्चार्ज होता है?
उस केस में क्या सी डिस्चार्ज होता है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर एक्सटेंशन दे रहे हो ना, तो आप सीधा ए को दो। अगर आप किसी और के साथ अग्रीमेंट कर रहे हो, अभी तक अगर आपने एक्सटेंशन नहीं दिया है, तो ये सिर्फ बातें हैं सर। इससे सी बच करके नहीं जा सकता। बच करके कब जा सकता है? अगर सही में आपने एक्सटेंशन दे दिया तो। ये तो सर किसी और के साथ अग्रीमेंट है ना सर, ये तो किसी थर्ड पार्टी के साथ अग्रीमेंट है। अब आप सवाल पूछोगे क्यों ऐसा अग्रीमेंट कर रहे हैं? मान लो राम जो है वो गुंडा है, एक दिन आकर के उसने बी को धमकी दी कि बोल भाई ए को एक्सटेंशन देगा कि नहीं देगा। उसने बोला दूंगा ना सर, आप बोलो ना किधर साइन करने। उसने साइन कर दिया। पर सर साइन करने के बाद अग्रीमेंट किसके और किसके बीच में हुआ है? राम के बीच में और पी के बीच में। तो जब किसी थर्ड पार्टी के साथ अग्रीमेंट है, उससे सी डिस्चार्ज नहीं होता। समझे क्या सर? एक बेसिक एग्जांपल है। अब सर एक लास्ट एग्जांपल सुन लो। लास्ट एग्जांपल सर, मुकेश अंबानी और एसबीआई ने लोन दिया था 100 करोड़ का, और अडानी है जिसने क्या दिया था? गारंटी दिया था। अब सर अगर एसबीआई जाके मुकेश अंबानी को बोल रहे हैं, अरे मुक्कू भाई आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको सू नहीं करूंगा, पे केस नहीं करूंगा, तो क्या अडानी लायबल होगा? अगर आपने मुकेश अंबानी के साथ इस तरह का प्रॉमिस कर लिया, तो क्या अडानी लायबल होगा? नहीं सर, अडानी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों? आपने इस तरह का प्रॉमिस किया है, इसलिए जब आप प्रिंसिपल डेटर पे केस नहीं करोगे तो मेरे पे क्यों करोगे? मैं नहीं अलाउ करूंगा, मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा। पर सर यहां पे अगर कोई प्रॉमिस नहीं होता, कोई प्रॉमिस नहीं होता सर। अगर होता ये कि पहले एसबीआई गया मुकेश अंबानी के पास पैसा मांगने के लिए, मुकेश अंबानी ने मना कर दिया। तो गया अडानी के पास पैसा मांगने के लिए, तो अडानी ने मना कर दिया। अब उसके पास दो ऑप्शन है कि मुकेश अंबानी पे भी केस कर सके या फिर अडानी पे भी केस कर सके। दो ऑप्शन है सर। जरूरी नहीं है कि मुकेश अंबानी पे केस पहले होगा, आप दोनों में से किसी पे भी केस कर सकते हो। तो मेरे को क्या बोला सर? मैंने क्या बोला सुनो दोस्तों, क्या बोला मैंने? मैंने बोला जरूरी नहीं है कि पहले मुकेश अंबानी पे केस हो। केस अडानी पे भी पहले हो सकता है। क्यों? क्योंकि भैया मुकेश अंबानी के साथ तुम्हारी लाइबिलिटी को एक्सटेंसिव है। ऐसा नहीं है मुकेश अंबानी पे केस करेंगे, उससे पैसा नहीं निकलवा पाए तो अडानी के पास आएंगे ना। पॉइंट ये है कि पहले पैसा मुकेश अंबानी से मांगेंगे। अगर मुकेश अंबानी नहीं देता है तो फिर पैसा अडानी से मांगेंगे। तो जब दोनों ने मना कर दिया ना, तो केस किस पे करना है वो एसबीआई का कॉल है। सर एसबीआई ने क्या सोचा, यार मुकेश अंबानी की लॉयर टीम जो है ना वो बहुत अच्छी है, उससे पैसा नहीं निकलवा पाएंगे, अपन एक काम करते हैं। स्ट्रैटेजिकली सोचा उन्होंने, दिमाग लगा के सोचा कि अपने को ना अडानी के पीछे जाना चाहिए। तो सर अब जब वो अडानी के पीछे पैसा निकलवाने गए, क्या अडानी ये बोल सकता है नहीं यार मैं तो डिस्चार्ज हो गया? क्यों? क्योंकि तुमने मुकेश अंबानी पे केस किया ही नहीं। अरे सर नहीं, क्या तुम्हारे और मुकेश अंबानी के बीच में कोई अग्रीमेंट है, कोई प्रॉमिस है? नहीं ना। उसने बस ऐसे ही माफ कर दिया। उसने बोला मुकेश अंबानी से पैसे निकलवा ही नहीं पाएंगे, अडानी के पीछे जाते। तो सर अगर उन्होंने स्ट्रैटेजिकली ये डिसीजन लिया, तो फिर अडानी डिस्चार्ज नहीं होता है। अडानी डिस्चार्ज कब होता है? अगर तुम दोनों ने आपस में मिल करके अग्रीमेंट कर लिया है या कोई प्रॉमिस कर लिया है कि केस नहीं करेंगे, तभी डिस्चार्ज होता है। सिर्फ ऐसे ही स्ट्रैटेजिकली माफ करने से अडानी डिस्चार्ज नहीं होता है। क्या आपको पॉइंट आया सर समझ में? जोर से सर बोलो, आपको क्या जोर से ये पॉइंट समझ में आया? सर क्या ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं? डिस्चार्ज कब होते हैं अपन? डिस्चार्ज कब होते हैं? पहला रिवोकेशन का केस था, उसके बाद कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर का केस था। सर क्या ये आपको समझ आया? बोलो हाँ कि नहीं, प्लीज बोलो हाँ कि नहीं। और सर लास्ट, क्या लास्ट सुनोगे मेरी बात? सर लास्ट इनवैलिड सीओजी आपको बहुत अच्छे से पता है। सर इनवैलिड सीओजी आपको बहुत अच्छे से पता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। अगर आपने मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनाया है तो वो इनवैलिड है। अगर आपने कंसीलमेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनाया है तो वो इनवैलिड है। अगर आपने को श्योरिटीज ज्वाइन करेंगे ऐसा बोला था, पर अगर को श्योरिटीज ज्वाइन नहीं करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। ये तीनों चीजें आपको ऑलरेडी पता है सर। आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के एसेंशियल फीचर्स में पढ़ा था। एसेंशियल फीचर्स क्या है? एक उसमें था कि उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए, और दूसरा उसमें यह भी था कि को श्योरिटीज अगर ज्वाइन करने वाले हैं तो उनको ज्वाइन करना होगा। अगर वो नहीं ज्वाइन करते हैं तो आपका गारंटी जो है वो इनवैलिड हो जाता है। तो सर ये तीन चीजें से आपका इनवैलिड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अगर इनवैलिड हो जाता है ना, तो जो श्योरिटी होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है।
अगर इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। सर पहला मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, आपने कोई चीज गलत बोली। कंसीलमेंट मतलब क्या, आपने कोई चीज छुपाई। और तीसरा को श्योरिटी मतलब क्या, को श्योरिटी को बहुत डिटेल में अपन डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर में, समझे सर। व्हाट विथ चेंज केदार, इफ अडानी इज नॉट इन्फॉर्म्ड ऑफ द चेंज श्योरिटी इज डिस्चार्ज, कौन सा वाला चेंज। ठीक है सर, क्या आपको ये डिस्चार्ज का चार्ट समझ आया, एक बार देख लो, फिर बिना देखे नीचे इसको बिना देखे एक बार फिर से बनाएंगे, एक बार देख लो। पहले रिवोकेशन की बात, फिर कंडक्ट ऑफ पार्टीज की बात, फिर इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात। कैसे याद रखे सर, रिवोकेशन क्या होता है, तुमने फोर्स किया, फोर्स किया मतलब तुमने नोटिस दिया, तुम्हारी डेथ हो गई तो रिवोकेशन हो जाता है। दूसरा कंडक्ट मतलब तुम हरकतें कर रहे हो सोच समझ करके, जानबूझ करके। और इनवैलिड मतलब कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है तो आपका श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। मतलब सर मैं ये बोल सकता हूं ये लॉ की वजह से हो रहा है, ये तुम्हारे खुद के हरकतों की वजह से हो रहा है, और ये तुम मैनुअली फोर्स कर रहे हो, ये तुम मैनुअली फोर्स कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, रिवोकेशन दे रहे हो। तो ये तीन केस में क्या होता है सर, डिस्चार्ज हो जाते हैं। पहला रिवोकेशन की बात करें, एनडीएन, एनडीएन नोटिस दे रहे हो, डेथ हो रही है या आपका नोवेशन हो रहा है। उसके बाद कंडक्ट ऑफ पार्टीज में वीडीसीआई, सर वीडीसीआई से क्या बनता है, वीसीआईडी। आज भी अपन सीआईडी वॉच करते हैं, आज भी अपन सीआईडी देखते हैं, वी वॉच सीआईडी, वी सीआईडी। उसके बाद सर ये तीन मिस रिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट और को श्योरिटी, एमसी, तो याद हो ही जाएगा आपको, और एक सी लगा दो, एमसीसी। ठीक है सर, ये सब बकवास है, ये सबसे याद नहीं होता है। ऐसा टेबल एक बार नोट्स में बना लोगे ना, फिर आंख बंद करोगे ना, आपको पूरा चार्ट ऐसा दिखने लगेगा दिमाग में। ये वाले लेवल पे खेलो। ये क्या एमसीसी वीसीआईडी, बच्चे हो क्या, हाँ, दूध पीते हुए बच्चे हो क्या। सुनो दोस्तों, सुनो सर, एक बार मेरे साथ चार्ट बनाओगे, वापस से एक बार देख लो, फटाफट एक बार देख लो, फिर मेरे साथ चार्ट बनाना। सूरज बोलेगा हाँ सर मैं तो दूध पीता ही हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है, बच्चे थोड़ी होते हैं दूध पीने वाले। सर चलो बनाते हैं चार्ट दोबारा, सुनो मेरे साथ बनाना अगर आपको बनाना हो तो। डिस्चार्ज कैसे होता है सर, कोई भी पार्टी डिस्चार्ज कैसे होता है, तो मैंने कहा तीन तरीके से डिस्चार्ज होता है। पहला रिवोकेशन से, दूसरा सीओसी से, सीओसी क्या हो गया, कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर्स से। तीसरा कैसे डिस्चार्ज होता है, इनवैलिड अगर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तो आप डिस्चार्ज हो जाते हो। पहला मैंने कहा नोवेशन से कैसे डिस्चार्ज होते हो, नोटिस दे करके। जब अगर आप नोटिस दे देते हो तो उसके बाद के सारे ट्रांजैक्शन के लिए आप डिस्चार्ज हो जाते हो, कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में। दूसरा डेथ के केस में सेम, जब डेथ होती है उसके बाद के सारे ट्रांजैक्शन के लिए डिस्चार्ज हो जाते हो, पर पहले के ट्रांजैक्शन के लिए आप अपने स्टेट में से पैसे देने के लिए लायबल हो। और उसके बाद नोवेशन की वजह से अगर आपने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसकी वजह से पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसके साथ साथ श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है। कंडक्ट ऑफ पार्टीज में क्या सर, अगर आपने कोई वेराइंस किया है टर्म्स एंड कंडीशंस में, या फिर अगर आपने प्रिंसिपल डेटर को किसी कारण से डिस्चार्ज कर दिया, आपने बोला तेरे को माफ कर रहा हूं मैं। या तीसरा, अगर आपने क्या किया है, कॉम्पोजिशन किया है, या एक्सटेंशन दिया है, या प्रॉमिस किया है। कॉम्पोजिशन किया है, कॉम्पोजिशन मतलब क्या सर, सर कॉम्पोजिशन मतलब क्या, अगर आपने कुछ पैसा माफ किया है, उसके बाद अगर आपने कुछ एक्सटेंशन दिया है, या फिर अगर आपने कोई प्रॉमिस किया है कि मैं सू नहीं करूंगा, तो आपका श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। और सर लास्ट में अगर आपने कोई ऐसी हरकत करी है जिससे इंपेयर होता है रेमेडी, किसका रेमेडी इंपेयर होता है सर, श्योरिटी का, तो श्योरिटी उतने अमाउंट के लिए डिस्चार्ज हो जाएगा। और उसके बाद इनवैलिड तीन केस में होता है सर एमसीसी, अगर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन किया है आपने, कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया है आपने, या अगर बोलो ना, या अगर बोलो ना, तुम तो बोलो ना, प्लीज बोलो ना, अगर तुमने वो श्योरिटी ज्वाइन करेगा बोले थे पर अगर वो नहीं ज्वाइन कर रहा है तो डिस्चार्ज हो जाता है। सर बताओ कुछ चीजें याद रही कि नहीं रही, सर बताओ कुछ चीजें याद रही कि नहीं रही।
अब मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको बोला था डिस्चार्ज कब होगा, ये डिस्चार्ज के सारे पॉइंट्स हो गए सर। ये क्या हो गया, ये डिस्चार्ज के सारे पॉइंट्स हो गए। अब सर मैंने आपको ब्रॉडली बोला था कि अपन डिस्चार्ज पढ़ेंगे और उसके अलावा अपन क्या पढ़ेंगे, लाइबिलिटीज पढ़ेंगे और अपन क्या पढ़ेंगे, राइट्स पढ़ेंगे श्योरिटी की। ठीक है, डिस्चार्ज अपन ने पढ़ लिया, राइट्स अपन ने पढ़ लिया, सॉरी डिस्चार्ज अपन ने पढ़ लिया, लाइबिलिटी अपन ने पढ़ लिया। लाइबिलिटी जब आए तो एक ही वर्ड याद रखना, को एक्सटेंशन। विथ होम, विद द प्रिंसिपल डेटर। जो प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी होगी उससे तुम्हारी को एक्सटेंसिव होगी। डिस्चार्ज कब हो जाते हो तुम, इस केस में डिस्चार्ज हो जाते हो। और लास्ट क्वेश्चन सर, राइट्स क्या होगा। राइट्स एक बार अपन पूरा पढ़ लेते हैं, फिर बाद में बनाएंगे चार्ज। सुनो सर, राइट्स क्या होता है। राइट्स किसके राइट्स की बात करने वाले हैं हम यहाँ पे, किसके राइट्स की बात करने वाले, रवि के। किसकी राइट्स की बात करने वाले, हम राइट्स की बात करने वाले हैं अबाउट द राइट्स ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी मतलब क्या, वो बंदा जो गारंटी दे रहा है उसके राइट्स की बात करेंगे। सर जब हम उसके राइट्स की बात कर रहे हैं ना, तो उसके राइट्स तीन लोगों के ऊपर आते हैं। कौन से तीन लोगों के ऊपर, उसका कुछ हक होता है प्रिंसिपल डेटर के ऊपर, कुछ हक होता है उस क्रेडिटर के ऊपर, और कुछ हक बाकी को श्योरिटीज के ऊपर भी होता है। सर मैक्सिमम इतने ही तो पार्टीज होते हैं ना एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। कितने पार्टीज होते हैं, एक प्रिंसिपल डेटर होता है जिसको लोन दिया होता है एक क्रेडिटर ने, और इसने श्योरिटी ने क्या किया होता है, गारंटी दिया होता है। कभी कभी ये श्योरिटी इकलौता नहीं, उसके अलावा और भी श्योरिटी होते हैं, S2 S3 अलग अलग श्योरिटी होते हैं। तो हम बात करने वाले श्योरिटी का, प्रिंसिपल डेटर के ऊपर क्या राइट्स है, क्रेडिटर के ऊपर क्या राइट्स है, और बाकी को श्योरिटीज के ऊपर क्या राइट्स है, ये तीनों के ऊपर राइट्स की बात करने वाले हैं। तुम लॉजिकली सोचोगे तो तुमको सारी चीजें समझ आ जाएगी। सर पहली बात सुनना ना, क्या बोल रहे हो तुम। हाँ सर, पहले अपन बात करेंगे प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ तुम्हारे क्या राइट्स है। प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ तुम्हारे क्या राइट्स है। तो मैंने बोला प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ ना तुम्हारे दो राइट्स है। कौन से दो राइट्स सर, पहला राइट्स ऑफ सबरोगेशन है। क्या बोल रहे हो सर, अरे रुको जरा सबर करो, सब बताऊंगा। राइट्स ऑफ सबरोगेशन। दूसरा राइट्स क्या है बताओ। तुम लोग सर हमको क्या पता। हाँ, रिपीटेड है भाई। क्या रिपीटेड है केदार, अच्छा। नमन ने पूछा सर कॉम्पोजिशन एंड वेराइंस में क्या डिफरेंस है, तो केदार ने बोला रिपीटेड है भाई। ठीक है, सुनो 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 सर, पहला क्या है आपका, राइट्स ऑफ सबरोगेशन है, और दूसरा, दूसरा सुनो सर, एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। क्या मतलब सर, दोनों समझाऊंगा, एकदम आराम से सुनना। पहले प्रिंसिपल डेटर मतलब कौन होते हैं, अपन एक एग्जांपल बना लेते हैं अपना। एसबीआई ने अगर मुकेश अंबानी को लोन दिया 100 करोड़ का, और लोन में अडानी ने क्या दिया, अडानी ने दिया गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब सर हम अडानी के राइट्स की बात कर रहे हैं, इसका हक क्या है, HAQ, हक क्या है अडानी का। सबसे पहले बात करते हैं मुकेश अंबानी के अगेंस्ट क्या हक है। तो सर पहला हक ये है, प्रिंसिपल डेटर यानी कि मुकेश अंबानी के अगेंस्ट हक क्या है, राइट ऑफ सबरोगेशन। राइट ऑफ सबरोगेशन मतलब क्या सर, जैसे ही मुकेश अंबानी डिफॉल्ट करेगा ना, वैसे ही क्या होगा, अडानी को पैसा पे करना पड़ जाएगा, और अडानी पे करेगा 100 करोड़ रुपया एसबीआई को। पर जैसे ही अडानी 100 करोड़ रुपया पे करता है ना, अडानी जो है फिर वो एसबीआई के जगह पे आ जाता है, वो अडानी जो है एसबीआई का जगह ले लेता है। तो अब मुकेश अंबानी के ऊपर अडानी का वही राइट्स है जो एसबीआई का हुआ करता था इन द कैपेसिटी ऑफ अ क्रेडिटर। सर आप अगर क्रेडिटर होते हो तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में जाके केस कर सकते हो, अगर कोई सिक्योरिटी तो है तो उसको बेच के पैसा निकाल सकते हो, ये सारे आपके हक थे। अब वही सारे राइट्स किसके हो जाएंगे, अडानी के हो जाएंगे। राइट ऑफ सबरोगेशन मतलब क्या, द श्योरिटी विल स्टेप इन द शूज ऑफ क्रेडिटर। आप क्रेडिटर के जूते पे चले जाओगे, क्रेडिटर के जगह पे चले जाओगे, और जो हक एक क्रेडिटर का होता है ना मुकेश अंबानी से, वही हक तुम्हारा भी हो जाएगा। सर राइट ऑफ सबरोगेशन मतलब क्या, जो क्रेडिटर का राइट्स था वो तुम्हारे ऊपर वेस्ट हो जाएगा। मतलब प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट तुम क्या कर सकते हो, तुम हर वो चीज कर सकते हो जो क्रेडिटर कर सकता था। तो राइट ऑफ सबरोगेशन मतलब क्या, तुमको अपने क्रेडिटर्स का राइट्स मिल जाएगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा सर, आपको पता है कि इस केस में मुकेश अंबानी और अडानी के बीच में एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मतलब क्या, अडानी जो है मुकेश अंबानी से पैसा रिकवर कर सकता है, रिकॉम्पेंसेट करवा सकता है। तो ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर आप क्या कर सकते हो, मुकेश अंबानी से पैसा रिकवर करवा सकते हो। ये आपके राइट्स है सर प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट।
मतलब तुम खुद के जगह पे भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का फायदा उठा करके पैसे निकलवा सकते हो और साथ में तुम क्रेडिटर का भी जगह ले सकते हो। मतलब तुमको अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का फायदा नहीं उठाना है, तुमको अगर सीधा केस मारना है ना, तो तुम वो भी कर सकते हो। मतलब तुम्हारे पास सारे राइट्स हो जाते हैं। तो लॉ ने क्या बोला, राइट्स तुम्हारा मुकेश अंबानी के अगेंस्ट या प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या है, तुम्हारे राइट्स वो हैं जो क्रेडिटर के भी होते हैं और तुम्हारे राइट्स वो हैं जो इंडेमनिटी होल्डर के भी होते हैं। क्यों? क्योंकि एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, उसका भी फायदा उठा सकते हो। और दूसरा, तुम क्रेडिटर के शूज में स्टेप इन कर जाते हो। तुम जब स्टेप इन द शूज ऑफ क्रेडिटर करते हो तो क्रेडिटर का भी जो सारा हक होता है प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट, वो भी तुम्हारा हो जाता है। कि आपको ये बात समझ आई? सर क्या आपको ये बच्चों वाली बात समझ आई? बोलो हाँ कि नहीं। सर क्या आपको ये बच्चों वाली बात समझ आई? बोलो हाँ कि नहीं। हाँ सर, ठीक है। अब सर बात करते हैं कि ये जो श्योरिटी होता है अडानी, इसका क्रेडिटर के ऊपर क्या राइट्स है। सर ये जो एसबीआई है, एसबीआई के ऊपर क्या राइट्स है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है सुनना। अगर मुकेश अंबानी ने एसबीआई से लोन लिया है, तो अडानी का एसबीआई के ऊपर क्या राइट्स है। सर एसबीआई के ऊपर सबसे पहला राइट्स याद करो। अगर मुकेश अंबानी ने अगर मुकेश अंबानी ने कोई सिक्योरिटी दे रखी है, कोई असेट्स दे रखा है, कोई सिक्योरिटी दे रखी है क्रेडिटर को, तो जैसे ही आप ये 100 करोड़ रुपए पे करोगे ना, ये जो सिक्योरिटीज दे रखी है, ये सिक्योरिटीज अब एसबीआई के पास नहीं रहेगा, किसके पास आ जाएगा, श्योरिटी के पास आ जाएगा। तो सर सबसे पहला राइट्स क्या है आपका, जो क्रेडिटर के पास जो सिक्योरिटीज है ना, मैं आपको बताने वाला हूं क्रेडिटर्स के अगेंस्ट क्या राइट्स है। किसका राइट्स है? श्योरिटी का। पहला राइट्स क्या है, जो क्रेडिटर्स की जो सिक्योरिटीज है ना, वो सारे सिक्योरिटीज आपके पोजीशन में आ जाएंगे। अब आप उन सिक्योरिटीज को बेच करके पैसा रिकवर कर सकते हो। पर एक बात याद रखना, ये जो आपका राइट्स है, ये जो आपका रेमेडी है, अगर आप इसको इंपेयर करोगे ना, तो आपका श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। बोले हो गया मेरा काम, मैं घर जा रहा हूं। मेरा राइट्स क्या था कि तेरे पास जो सिक्योरिटी है वो मैं ले लूं और बेच दूं। याद करो मेरा एग्जाम्पल, जहां पे मैंने आपको बोला था मुकेश अंबानी ने 50 करोड़ का क्या दे रखा है, स्टॉक। किसको? एसबीआई को। एसबीआई का काम है भैया ये स्टॉक को बचा करके रखना। क्यों? क्योंकि कल को अगर आप डिफॉल्ट करोगे और अगर आप अडानी से पैसा मांगोगे, तो अडानी आपको पैसा तो दे देगा, पर ये जो स्टॉक है ना, वो स्टॉक लेकर के अडानी चला जाएगा। पर अगर ये स्टॉक ही घुमा दिया, तो 50 करोड़ का स्टॉक था ना, उतने के लिए अडानी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गलती एसबीआई की है। तो लॉ ने क्या बोला कि पहला हक आपका यह है कि आप उनके सिक्योरिटीज पे हाथ मार सकते हो। क्रेडिटर्स के पास जो सिक्योरिटी है वो आपकी सिक्योरिटी मानी जाएगी। सबसे पहली बात यह है। समझे सर? हाँ सर। दूसरा, राइट टू सेट ऑफ। राइट टू सेट ऑफ मतलब क्या सर? सुनना, अगर मुकेश अंबानी ने एसबीआई को एसबीआई से लोन लिया था 100 करोड़ का, और अडानी ने क्या किया था, गारंटी दिया था। सर पक गए ना? ठीक है सुनो सर, सुनो ना, सुनो सुनो सर, अगर कियारा अडवाणी ने नोरा फतेही से लिया था 100 करोड़ का लोन, हाँ ये अच्छा है सर, ये अच्छा है सर। अगर कियारा अडवाणी ने नोरा फतेही से, सर मजा तो तब आएगा जब आप यहाँ पे इनकी फोटोज लगा दो। यहाँ पे इनकी फोटोज लगा दो तो क्या है, हमारा मन लगा रहेगा पढ़ाई में। क्योंकि हम क्या है सर, थोड़ा सा मेहनत लगती है मन लगाने में। तो आप यहाँ पे उनकी फोटोज लगा दो, मजा आ जाएगी। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मेरी बात सुनो दोस्तों। सर कियारा अडवाणी ने क्या किया, 100 करोड़ का लोन लिया, और गारंटी किसने दिया था? सर यहाँ पे तो मैं ही रहूंगा ना पागल, यहाँ पे अडानी की, जहां नोरा जहां कियारा, वहां पे मैं क्या रवि का नाम डालूंगा, हट। तो सर यहाँ पे शुभम सिंगल ने क्या किया, शुभम सिंगल ने नोरा को गारंटी दिया था कि तू टेंशन मत ले, कियारा अडवाणी जो है पैसे लौटा देगी, अगर वो नहीं लौटाएगी तो मैं दे दूंगा। ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपने नोरा फतेही को 100 करोड़ का गारंटी दे दिया। अब से मेरे को एक बात बताओ, कियारा ने 100 करोड़ का लोन तो लिया था, पर दूसरे तरफ क्या हुआ था, कियारा ने ना 30 करोड़ का कोई सामान बेचा था, कोई गुड्स सेल किया था नोरा को, जिसके वजह से कियारा को 30 करोड़ रुपया क्या करना था, नोरा से वापस लेना था। नोरा से क्या लेना था, वापस लेना था। अब सर एक बात बताओ, जब कियारा अडवाणी ये 100 करोड़ का पेमेंट करने जाती, जब कियारा अडवाणी ये 100 करोड़ का पेमेंट करने जाती, तो नेचुरल सी बात है वो 30 करोड़ को एडजस्ट करती और नेट नेट कितना पेमेंट करती, 70 करोड़ का पेमेंट करती। नेचुरल सी बात है कि 30 करोड़ आपको लेना था, 100 करोड़ आपको देना था। आप सेट ऑफ करके, क्या करके, सेट ऑफ करके, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट एडजस्ट करके नेट नेट जो है 70 करोड़ पे करके आते।
पर सर क्या हुआ समझना, अगर कियारा ने कर दिया डिफॉल्ट, कियारा ने कर दिया डिफॉल्ट, तो अब जब शुभम सिंगल जाएगा नोरा के पास पेमेंट करने के लिए, जब शुभम सिंगल तो तुम लोग ना ईयरफोन लगाया करो, मैंने तुमको क्या बोला था, हमारे लॉ की क्लास 18+ है। 18+ क्लास है हमारी, तुम लोग ना ईयरफोन लगाया करो। सर मेरी बात सुनो, मन लगाने के लिए कभी कभी तुम लोगों के लिए ऐसा, मेरे को क्या है, मैं तो तुमको यहाँ पे अडानी और मुकेश अंबानी का अच्छा खासा एग्जाम्पल दे रहा था, तुम ही लोग शांत हो गए। मेरी बात सुनना, मैं अगर नोरा फतेही के पास गया, मैंने बोला सब वापस करने, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं नोरा फतेही को मेरे को 100 करोड़ रुपए ही देने पड़ेंगे, कि ये जो 30 करोड़ रुपया एडजस्ट होता, वो एडजस्ट करके मैं 70 करोड़ रुपए दूंगा। मेरे को बताओ, अगर कियारा ने रीपेमेंट नहीं किया, तो मैं जब जाऊंगा पेमेंट करने, तो क्या मैं 100 करोड़ रुपए पूरे देने पड़ेंगे मेरे को, कि ये जो सेट ऑफ तुम करते, ये सेट ऑफ तुम जो 30 करोड़ का सेट ऑफ करते, क्या मेरे को वो सेट ऑफ का बेनिफिट मिलेगा और मैं सिर्फ 70 करोड़ दूंगा? दोनों में से क्या होगा बताइए जरा, दोनों में से क्या होगा बताइए जरा। तो सर ये दोनों में से क्या होगा, आपको सिर्फ 70 करोड़ का पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका राइट टू सेट ऑफ आ जाता है। सर जैसे प्रिंसिपल डेटर का राइट टू सेट ऑफ था, कियारा अगर पेमेंट करने जाती तो 30 करोड़ सेट ऑफ कर लेती, तो मैं एज अ श्योरिटी अगर क्रेडिटर को पेमेंट करने जा रहा हूं ना, तो मैं भी ये सेट ऑफ कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे राइट्स में लिखा हुआ है कि राइट टू सेट ऑफ, तुम क्रेडिटर से वो पैसा एडजस्ट करवा सकते हो जो प्रिंसिपल डेटर उसको लेने वाला था उससे। तो सर यहां पे कियारा अडवाणी को जो 30 करोड़ रुपए लेने थे, वो मैं अपने पेमेंट में भी सेट ऑफ करा के 70 करोड़ रुपए देने के बाद मैं ये बोल सकता हूं मैं डिस्चार्ज हो गया। क्यों डिस्चार्ज हो गया? क्योंकि भैया 70 करोड़ मैंने दे दिए और 30 करोड़ का मैंने क्या कर लिया, सेट ऑफ कर लिया। तुमको बात समझ आ गई? समझ आ गई कि नहीं? सर समझ आ गई कि नहीं? हाँ सर। तीसरा, शेयर रिडक्शन। सर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से समझना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। सर एक वर्ड होता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब क्या? दिवालिया। मतलब क्या? अगर मैं शुभम सिग्नल हूं और मेरे जो असेट्स है ना, वो अगर 10 करोड़ के असेट बचे हैं, पर अगर मेरे पास लाइबिलिटी है जिसमें मेरे को ABCDE, ये 5 लोगों को 10-10 करोड़ रुपए देना है, 10-10 करोड़ रुपए देना है 5 लोगों को, तो टोटल मेरे को कितना पे करना है? 50 करोड़। पर मेरे पास असेट कितना है? मेरे पास असेट है 10 करोड़ का। मतलब क्या मैं पे कर पाऊंगा? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं चला जाऊंगा एनसीएलटी के पास। आपको पता है एनसीएलटी क्या होता है? ट्राइब्यूनल होता है, उसके पास मैं चला जाऊंगा। एनसीएलटी क्यों सर? क्यों एनसीएलटी? वो अपना इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के वजह से, अभी आप समझ लो, जान दो भाई, एनसीएलटी छोड़ो, अपने कोर्स में नहीं है, क्यों बात करना। अब मैं चला जाऊंगा कोर्ट के पास, और मैं कोर्ट के पास जाके हाथ जोड़ूंगा, कोर्ट बाहर ना ABCDE 5 लोग मेरे को मारने के लिए खड़े हैं, उनको मेरे को 50 करोड़ देना है, पर मेरे पास है सिर्फ 10 करोड़ रुपया, मेरे को बचा ले। तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट पूरे केसेस को देखेगा और बाद में शुभम को इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगा। इनसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के बाद क्या बोलेगा कि शुभम, ABCDE को जो पैसा देना है ना, उनका पूरा 10 करोड़ तो तू एक जन को दे नहीं सकता, तो एक काम कर, सबको 2 करोड़ 2 करोड़ रुपए दे दे। 2 करोड़ 2 करोड़ रुपए दे दे, तो सबको मिला करके 10 करोड़ रुपए दे दे। मतलब A को भी 2 करोड़ मिलेगा, B को भी 2 करोड़ मिलेगा। सबको कैसे मिलता है? प्रपोर्शनेटली मिलता है, प्रपोर्शनेटली मिलता है। ठीक है, अगर इस तरह का केस होता है तो। अब मैं थोड़ा जूम इन करता हूं ये एग्जाम्पल में, सोचना सी वाले केस में क्या हुआ था। जब शुभम सिंगल ने सी से पैसे लिए थे कितने? 10 करोड़। तो सामने नोरा फतेही ने गारंटी दिया था कि शुभम के 10 करोड़ रुपए अगर शुभम नहीं रीपे करेगा तो मैं कर दूंगी, शुभम अगर नहीं रीपे करेगा तो मैं कर दूंगी। पर सर शुभम क्या है, अब तो वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने के बाद अब शुभम 2 करोड़ ने 10 करोड़ नहीं, सिर्फ 2 करोड़ रीपे करेगा। तो क्या बचा हुआ 8 करोड़ जो है, क्या बचा हुआ 8 करोड़ जो है, वो तुम नोरा से निकलवाओगे? सर इनसॉल्वेंट होने की वजह से सी को 10 करोड़ की जगह सिर्फ 2 करोड़ मिल रहे हैं। क्या बचा हुआ 8 करोड़ नोरा से निकलवाओगे? ना जी ना, ना जी ना। सर ये जो रिडक्शन हुआ है ना, ये जो रिडक्शन हुआ है 10 करोड़ का 2 करोड़, ये आपके गारंटी में भी रिडक्शन हो जाएगा, और नोरा भी सिर्फ वो 2 करोड़ के लिए लायबल है। अब वो पूरे पैसे देने के लिए लायबल नहीं है, वो सिर्फ 2 करोड़ रुपए के लिए लायबल है। ये जो 2 करोड़ देने बोला गया था ना, अगर वो भी नहीं पे कर पाता शुभम, तो नोरा आकर के पैसे देके जाएगी, वरना देने की जरूरत नहीं है।
म्यूजिकल वर्ल्ड पूछ रहा है कोर्ट देगा क्या 40 करोड़? नहीं सर, कोर्ट नहीं देगा। ये जो 8-8 करोड़ का है ना, ये इन लोगों का नुकसान है। शुभम के साथ डील करने की वजह से तुम्हारा ये 8-8 करोड़ का नुकसान हुआ है। कोर्ट क्यों देगा? हाँ, तुम्हारे ससुर का कोर्ट है, कोर्ट देगा। बकवास करते हो। तो सर यहां पे क्या हुआ? को एक्सटेंसिव की बात है सर। को एक्सटेंसिव मतलब क्या? शुभम सिंगल जितने अमाउंट के लिए लायबल है प्रिंसिपल डेटर, उतने के लिए आपका श्योरिटी लायबल है। तो यहां पे आप सिर्फ 2 करोड़ दोगे। तो सर मैं वापस आ जाता हूं राइट्स पे। मैं राइट्स डिस्कस कर रहा था, क्रेडिटर्स के सामने आपका क्या राइट है। पहले तो उनके सिक्योरिटीज आपके सिक्योरिटीज हो जाएंगे। अगर कोई अमाउंट सेट ऑफ करना था तो वो सेट ऑफ भी हो जाएगा। और तीसरा, अगर कोई शेयर रिडक्शन हुआ है, अगर कोई रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन मतलब क्या? अगर इंसॉल्वेंसी की वजह से अमाउंट कम हो गया तो वो अमाउंट आपके लिए भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी को एक्सटेंसिव होती है। ये 3 पॉइंट याद हुआ। सर ये 3 पॉइंट किसके अगेंस्ट आपकी बात है? क्रेडिटर की बात। मैं क्या पढ़ा रहा हूं सर? मैं आपको पढ़ा रहा हूं राइट्स किसके? मैं आपको पढ़ा रहा हूं राइट्स किसके? मैं आपको राइट्स पढ़ा रहा हूं श्योरिटी के। उसमें पहला राइट्स मैंने आपको पढ़ाया प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट, फिर मैंने आपको पढ़ाया क्रेडिटर के अगेंस्ट। प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट आपके 2 राइट्स है सर। पहला, क्रेडिटर्स के शूज में स्टेप इन कर जाओगे, उसको कहते हैं सब्रोगेशन, राइट्स ऑफ सब्रोगेशन। और दूसरा, आपकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तो है ही। क्रेडिटर के ऊपर सर आपके 3 राइट्स है। आप उनकी सिक्योरिटीज अपने पास ला सकते हो, आप सेट ऑफ का भी फायदा उठा सकते हो, और अगर रिडक्शन हुआ है, कोई पैसा कम हुआ है, तो वो रिडक्शन आपके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और लास्ट सर, आपके बाकी को श्योरिटीज के ऊपर क्या राइट है? सर सुनो, सर अगर मुकेश अंबानी ने लोन लिया एसबीआई से, कितने का? 100 करोड़ का। पर अडानी ने बोला कि यार ये 100 करोड़ में अकेला नहीं कवर कर पाऊंगा। तो मुकेश ने बोला टेंशन क्यों लेता है? अडानी तू, टाटा तू, और आनंद महिंद्रा तू, आई एम सो सॉरी, तीनों लोग आप, अडानी आप, टाटा आप, और जैसे टाटा लिखा ना तो आप वर्ड आया, अडानी लिखा तो आप नहीं आ रहा था। ऐसा होता है कि पैसे कितने भी कमा लो, इज्जत अलग से कमानी पड़ती है। सुनो मेरी बात सर, अडानी जो है वो उनको बोला गया कि आप टेंशन मत लो, आप भी दोगे गारंटी, आप भी दोगे, और टाटा भी देंगे और आनंद भी देंगे, ये तीनों मिला करके गारंटी देंगे। तो इनको कहते हैं को श्योरिटीज। अब सर जब भी को श्योरिटी की बात आए ना, तो इनकी जो लाइबिलिटी होती है ना, हमेशा याद रखना है, इनकी लाइबिलिटी इक्वल होती है। इक्वल लाइबिलिटी मतलब क्या? कल को अगर मुकेश अंबानी ने कर दिया डिफॉल्ट, तो आप क्या पूरा अडानी से 100 करोड़ ले लोगे क्या? सर वो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट पे। अगर कॉन्ट्रैक्ट ये है कि सारे लोग ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल है, जैसा कि आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है, तो आपको पता है ज्वाइंटली और सेवरली मतलब क्या? ज्वाइंटली एंड सेवरली मतलब क्या? तीनों से मिला करके भी 100 करोड़ ले सकते हैं, या अकेले अडानी को भी बोल सकते हैं तू 100 करोड़ रुपए दे। पर सर इन जनरल अगर मैं आपको बोलूं, तो तीनों की लाइबिलिटी इक्वल होती है। इक्वल मतलब क्या? अगर 100 करोड़ का डिफॉल्ट हुआ ना, तो अडानी से 33 करोड़ लिया जाएगा, 33.33 करोड़, टाटा जी से 33.33 करोड़, और आनंद महिंद्रा जी से 33.33 करोड़। इस तरीके से पैसा लिया जाएगा। ठीक है सर। पर मेरे को एक बात बताओ, अगर को श्योरिटी क्या ऐसा भी हो सकता है कि मुकेश अंबानी ने 100 करोड़ का लोन लिया एसबीआई से। अब वो 100 करोड़ का लोन, चलो 100 करोड़ का लोन नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। उन्होंने लोन लिया 7 करोड़ का। कितने का? 7 करोड़ का। उसमें अब अडानी ने, टाटा जी ने और आनंद महिंद्रा जी ने बोला हम गारंटी देंगे। पर सर अडानी ने बोला नहीं भाई, मैं इक्वल शेयरिंग भी नहीं रखूंगा, मैं आपको सिर्फ 1 करोड़ रुपए तक की गारंटी दे सकता हूं। टाटा जी ने बोला मैं सिर्फ 2 करोड़ तक की गारंटी दे सकता हूं। और आनंद महिंद्रा जी ने बोला कोई बात नहीं, मैं बाकी 4 करोड़ रुपए की गारंटी कवर करता हूं, 4 करोड़ रुपए तक की गारंटी मेरी। इस तरह की बात हुई सर। 1 करोड़ की गारंटी कौन? अदानी जी दे रहे, 2 करोड़ का टाटा, 4 करोड़ का आनंद। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। जितना तुम्हारा केपेबिलिटी उतना ज्यादा तुम गारंटी दो। तो मुकेश अंबानी ने बोला ओके, 7 करोड़ का लोन ले लिया। अब सर मेरे साथ प्लीज ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल याद करो। 7 करोड़ का लोन लिया और बदले में तीनों ने गारंटी दिया अलग अलग, 1 करोड़, 2 करोड़ और 4 करोड़। अब सर मेरे को एक बात बताओ, पहला केस, मुकेश अंबानी ने कर दिया डिफॉल्ट। कितने अमाउंट का डिफॉल्ट किया सर? पहला केस, मुकेश अंबानी ने 3 लाख रुपए का डिफॉल्ट, 3 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट किया। कितने का? 3 करोड़ का डिफॉल्ट किया। मेरे को बताओ किससे कितना पैसा दोगे? तो लॉ ने बोला भैया कोशिश हमेशा यही करना कि सबसे पैसे इक्वली लिए जाए। को श्योरिटीज मतलब क्या? एवरीवन विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल। तो आप 1 करोड़ इससे लोगे, 1 करोड़ इससे लोगे, और 1 करोड़ इससे लोगे, तीनों से 1-1 करोड़ रुपए लोगे और काम खत्म हो जाएगा। पर सर यही डिफॉल्ट अगर
3 करोड़ के जगह 4 करोड़ का होता, तो सर आप क्या करते? आप इसको इक्वली डिवाइड करते। तो आप बोलते भैया 1.33 करोड़ इनसे, 1.33 करोड़ इनसे, 1.33 करोड़ इनसे। पर क्या सर इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो? क्या 1.33 करोड़ का डिवाइड कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते सर। क्यों? क्योंकि अडानी तो बोला है 1 करोड़ के ऊपर मैं दूंगा ही नहीं। अडानी ने तो बोल दिया 1 करोड़ के ऊपर मैं दूंगा ही नहीं, तो सर आप अडानी को 1.33 करोड़ कैसे मांग सकते हो? आप बिल्कुल भी नहीं मांग सकते। तो आप क्या करोगे? एक काम करो, सबसे पहले मैक्सिमम इक्वली कितना स्प्लिट कर सकते हो? मैक्सिमम इक्वली तुम 1 करोड़, 1 करोड़ और 1 करोड़ स्प्लिट कर सकते हो, वो कर दो। अब बचा कितना? बचा 1 करोड़ और बच गया। वो 1 करोड़ को बाकी लोगों में स्प्लिट कर दो, मतलब 50 लाख इसमें और 50 लाख इसमें। तो सर अडानी देगा 1 करोड़, आपका रतन टाटा जी देंगे 1.5 लाख और आनंद महिंद्रा जी देंगे 1.5 लाख। सर क्या आपको ये बात समझ आई? सर क्या आपको ये बात समझ आई? हाँ सर। आप क्या करोगे? इक्वली स्प्लिट करोगे पहले, और जो बचेगा एक्स्ट्रा उसको बाकी लोगों में इक्वली स्प्लिट कर दोगे। सर तीसरा, 7 करोड़ की अगर बात करें वो कैसे स्प्लिट होगा? 7 करोड़ का अगर डिफॉल्ट कर दिया तो सर पहले इक्वली स्प्लिट कर देना, 1 करोड़ 1 करोड़, 3 करोड़ खत्म हो गए, बचे कितने? 4 करोड़। तो 4 करोड़ को मैं 2 करोड़ 2 करोड़ तो स्प्लिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फिर टोटल टाटा जी का 3 करोड़ हो जाएगा, पर उन्होंने तो मैक्सिमम लाइबिलिटी ली है 2 करोड़ की। तो मैं क्या करूंगा? इनको और 1 करोड़ दे दूंगा, तो इनकी मैक्सिमम हो गई 2 करोड़, और बचा जो पूरा 4 करोड़ है वो इनको, 3 करोड़ है जो वो इनको दे दूंगा, तो इनका टोटल हो जाएगा 4 करोड़। तो आप सबका मैक्सिमम लिमिट ब्रीच हो जाएगा। मतलब सर बात ये है कि अगर लिमिट के अंदर का डिफॉल्ट है तो सबको इक्वली स्प्लिट करो, पर अगर लिमिट के ऊपर जा रहा है ना, तो मैक्सिमम अमाउंट का ध्यान रखो कि मैक्सिमम कितना लाइबिलिटी अंडरटेक किया है लोगों ने। मैक्सिमम जितना लाइबिलिटी अंडरटेक किया है उतनी आपकी लाइबिलिटी होगी। अब सर मैं फाइनली कंक्लूड करता हूं, हमारे ये चार्ट्स पे आ जाओ। ये लाइबिलिटी की बात की है, फिर डिस्चार्ज की, फिर राइट्स की बात करते हैं। राइट्स की बात में मैं इसको पार्ट में स्प्लिट कर देता हूं, 3 पार्ट में। पहला राइट्स आपका प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट है, फिर क्रेडिटर्स के अगेंस्ट है, और फिर को श्योरिटीज के अगेंस्ट है। को श्योरिटीज वाला मैं डिस्कस डिटेल में नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा दे आर इक्वली लाइबल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट गारंटी। मतलब तुम इन जनरल तो इक्वली लाइबल होते हो, इक्वली वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर अगर तुमने कोई मैक्सिमम अमाउंट दे रखा है तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। अच्छा प्रिंसिपल डेटर की बात वापस से कर लेते हैं। आपको सब्रोगेशन का राइट होता है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का राइट होता है। दूसरा क्रेडिटर की बात करें तो आपके पास 3 एस है। पहला एस क्या है? आप जो हो सिक्योरिटीज अपने नाम पे ले सकते हो, आप जो हो सेट ऑफ का फायदा लगा सकते हो, और आप रिडक्शन शेयर कर सकते हो। रिडक्शन शेयर मतलब अगर इनसॉल्वेंट है और इनसॉल्वेंट की वजह से कोई शेयर कम हुआ है तो वो शेयर रिडक्शन का भी फायदा उठा सकते हो। ये तीनों फायदे आप उठा सकते हो, और ये पूरा समरी है सर आज की क्लास का। क्या इस तरह का चार्ट्स मेरे को आपके नोट्स में मिलेगा? सर क्या ये चार्ट मेरे को आपके नोट्स में मिलेगा? सर क्या ये चार्ट मेरे को आपके नोट्स में मिलेगा? हाँ सर बोलो, हाँ कि नहीं, बोलो यस और नो। सर कुछ क्वेश्चंस को होमवर्क में लिखो, पूरा नोट्स आपको समरी नोट से पढ़ना है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में लिखो फटाफट। प्लीज कुछ क्वेश्चंस को होमवर्क में लिखो, और जो मैं होमवर्क में आपको राइटिंग बोलूंगा वो आपको लिख के आना है। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, नॉट इन राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क, एमटीपी में आ रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क, नॉट इन राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क, नॉट इन राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क प्लस इन राइटिंग। पूरा प्रॉपर एग्जाम की तरह आंसर लिखोगे सर, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क प्लस इन राइटिंग, इसको लिख के आना है आपको। 6 और 7 लिख के आना है, और 8 डेफिनेटली राइटिंग में होमवर्क है सर, बस और नहीं दूंगा। 8 आपका होमवर्क है राइटिंग में, ठीक है। चलो सर कल अपन मिलेंगे, कल अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 घंटे, फिर उसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। क्वेश्चन बैंक आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड करके उससे भी लिखना शुरू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपका होमवर्क है दोस्तों, क्लास में लिख के आओगे तो ही आपको एंट्री मिलेगी। तो प्लीज आज का काम आज ही खत्म कर लेना। सर 2 ही क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन राइटिंग में दिया है, 6 7 और 8, बस प्रॉमिस, उससे ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है।
ये जो चार्ट्स हैं ये आपके नोट्स वाले सेक्शन में मैं अपलोड कर रहा हूं, क्लास नोट्स वाले सेक्शन में, वहां पे जाकर के आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझे? इवान कल पक्का दिखा दो, इवान आज नहीं है, नीचे जा रखा है। हाउस टूर, स्टूडियो टूर, इवान टूर, घुस जाओ। चलो गाइस, ओके, आई एंड द सेशन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आपको सारी चीजें समझ आई, कोशिश किया मैंने कि क्लास के साथ साथ ही याद हो जाए। प्लीज घर में सारी चीजें याद कर लेना। कल हम 1 घंटा डालेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और 1 घंटा हम आगे का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे बेलमेंट और प्लेज का। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेलमेंट में करवा पाऊंगा कल, और बेलमेंट से रिलेटेड ही प्लेज है जो हम मंडे फेस टू फेस क्लास में शुरू करेंगे। तो कल की क्लास इंपॉर्टेंट है आपको मंडे की क्लास समझने के लिए। अपन कल बेलमेंट शुरू करेंगे। मिलते हैं कल शाम को इसी समय पे 4:30 बजे, 4:30 से 6:30 बजे तक, और अपन खत्म कर देंगे। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो, एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। बाय सर, वंडरफुल सेशन गाइस, बाय। केदार इमाजिका, चलो 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 चलो, बाय 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 बाय, सी यू गाइस, बाय बाय।